टॉपिक जल्दी जो कवर हो जाएगा उन टॉपिकों को ओपन कर रहे हैं, नहीं तो पढ़ाने को तो मेवाड़ पढ़ा सकते हैं पूरे 15-20 दिन जाएंगे। अपने को टाइमिंग नहीं करना है, कम टाइम में चीजें पहले पढ़ाई जा रही है। तो अब अपन जो स्टार्ट करेंगे आमिर रियासत और आमिर रियासत का कछुआ वंश है। पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा कछुआ कौन है, उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी, वंश की, रियासतों की। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले जो पैटर्न था पेपर होगा, पहले पैटर्न था पेपर होगा कि जितने युद्ध थे एग्जाम से पहले सारे बच्चे युद्ध को पढ़ के जाते थे, लेकिन मैं अभी हाल ही के पेपर को बताऊं कि युद्ध पढ़ाई नहीं रहे पेपर में क्या है, एक ही पैटर्न आप ध्यान रखना रियासत काल से एक दरबारी कि कौन किसका दरबारी था और एक साहित्य कौन से दरबारी ने कौन सी किताब लिखी। एक तो ये पैटर्न चला, दूसरा चला राजाओं का स्थापत्य कला, प्रशासनिक व्यवस्था कि प्रशासन कैसा है, एक दरबारी एक स्थापत्य कला, यानी किस राजा द्वारा क्या करवाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन स्टेप अपने को ज्यादा फोकस करें, युद्ध पढ़ाऊंगा मैं लेकिन युद्ध को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। अपन पहले फोकस करेंगे दरबारी, उसके साहित्य, उनकी स्थापत्य कला नहीं है, उसके बाद उसकी और चीजें युद्ध के अलावा उन पर फोकस करेंगे। तो प्रेजेंट टाइम का पेपर है, उनको अपन टारगेट कैसे करते हैं, पहले हम इस वंश को पढ़ते हैं, तो वंश को पढ़ने से पहले अपने को इसकी सारी चीजें बारीकी जानिए और बारीकी जानने के लिए अपने को सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक लाइन लिख दूं, आमिर रियासत है, यानी रियासत का नाम पढ़ेंगे आमिर रियासत, और आमिर रियासत का एक वंश पढ़ेंगे वो एक कछुआ वंश, बात नहीं करनी है, कछुआ वंश, आमिर रियासत का कछुआ वंश, ये एक स्टेप है पूरा जो हमने पढ़ना है। अब आपको इतना दूर क्यों लिखा, हर चीज का एक उद्देश्य है, ये रियासत है और ये इसका वंश है, यानी मैंने एक लाइन लिख दिया आपको आमिर रियासत और आमिर रियासत का कछुआ वंश है। सबसे बड़ी बात है ये जो जगह है आमिर, इस आमिर को पहले आमिर नहीं कहते थे, तो आमिर की जो जगह है इस मान लो जयपुर का इलाका है और जयपुर का इलाका है यहाँ जाके एक नदी बहती थी ऐसे करके, बहुत प्राचीन टाइम की बात है। इस नदी को नाम देते थे ढूंढ नदी, एक नदी का नाम देते थे ढूंढ नदी। और पूरा का पूरा जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में दो ही जातियों का मामला था, एक तो मीणा और एक गुजर, एक मीणा और एक गुजर, इन दो जातियों का इसका निवास स्थान है। ये लोग भी लूटपाट किया करते थे उस समय, राजाओं का शासन कभी नहीं था गुजर प्रत्यावर्ष के, गुजर प्रत्यावर्ष के राजाओं का मंडोर, भीमाल, जालोर, मेड़ता बस वो क्षेत्र है जो गुजरात के आसपास का इलाका है पूरा है उनका। लेकिन यहाँ मैं आपसे बात करूँ यहाँ केवल सामान्य लोग रहते थे गुजर जाति के, जिनका काम था लूटपाट करना, और ये जो जाति है मीणा जाति इसका भी काम लूटपाट करना। तो स्टार्टिंग में जो इलाका है ये मीणा गुजर जाति या निवास करती थी, जिनका काम लूटपाट करना था। एक नदी बहती थी ढूंढ नदी, और ढूंढ नदी के किनारे आसपास के क्षेत्र को लेकर कोई नाम नहीं था, तो उस नदी के नाम से उसको नाम दे दिया ढूंढार प्रदेश, ढूंढार प्रदेश। दूसरा मतलब यह आता है ढूंढार प्रदेश, ढूंढारी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक लॉजिक हमारा ढूंढ नदी पता नहीं चला है, बाकी देखिए देख रहा है, देखने से थोड़ी घूमेगा दबाना पड़ेगा, कहां से चलता है बस चल गया, ऐसा बोल देता बार-बार देखता है टेंशन में आ जाता है, चलेगा आज नहीं चलेगा। देखो और बहुत लंबी बात है तो आप देखा मतलब कर लिया करो, क्योंकि करने से पहले आपने किसी काम के लिए सोच लिया दो बार भी चाहते हो काम तो कभी कर नहीं पाओगे। सोचना है जो करना है वो करना है, सोच लेके तो काम नहीं कर पाओगे, सोचना है नहीं करना है ये सोचना सोचोगे पीछे नहीं पड़ेगा, तो दो तीन नेगेटिव बात आ जाएंगी, नेगेटिव बात प्राप्त करने का नहीं करेंगे, सोचना है। आगे बढ़ें, यहां की बात करें, मुझे बात तो ये वाला पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को 1% भी 1727 से पहले हम एक बार भी से जयपुर नहीं कहेंगे, तब तक नहीं कहेंगे 1727 तक। उसका रीजन क्योंकि 1727 जयपुर साथ में जयपुर कहेंगे, इसका नाम भी इसका जयपुर नाम देना नहीं है, 1727 सवाई जैसे कितना है। पहले तो इसका नाम देंगे ढूंढार प्रदेश और एक इसको नाम देंगे बाद में आमिर, क्योंकि आमिर ने राजधानी बनाकर शासन किया, इसलिए इसको पहले नाम देते थे आमिर रियासत। जब तक जयपुर नहीं बसाएंगे हमारी रियासत आमिर नाम से ही चलेगी। और ये जो प्रदेश है ढूंढार प्रदेश है, और यहाँ लोग जो है जो भाषा बोलते थे उस भाषा को बोलते थे ढूंढारी भाषा, या जो भाषा है वो भाषा कहलाएगी ढूंढारी भाषा। एक तो स्टेटमेंट नहीं है बस कोई पॉइंट बनाने, इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था ढूंढार प्रदेश, क्यों कहते थे ढूंढ नदी बहती थी, भाषा कौन सी बोली जाती थी ढूंढार, ढूंढारी भाषा। और यहाँ पहले किसकी जाति का निवास था गुजर और मीणा, इनका काम क्या था। अब यहाँ कोई दूर से आया, कछुआ यहाँ के है नहीं राजस्थान के, कछुआ को लेकर आएंगे प्रक्रिया में सुनाऊंगा आपको, उस हिसाब से आपको कछुआ लाने पड़ेंगे दूर से, या राजस्थान के है नहीं। अब यहाँ से बात करें ये जो रियासत है जिसे मान लिया हमने कहा आमिर रियासत है, आमिर रियासत का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या देखिए। सबसे पहले मैं आपसे कहूँ इसका प्राचीन नाम, यानी ये जो इलाका है इसका प्राचीन नाम क्या हो सकता है, तो इसका प्राचीन नाम होगा ढूंढार प्रदेश, ढूंढार प्रदेश। दूसरा लॉजिक बनेगा ढूंढार प्रदेश है, नामकरण जो है वो क्यों हुआ, तो नामकरण का कारण, और ढूंढार प्रदेश के नामकरण का कारण है ढूंढ नदी, ढूंढ नदी थी स्टार्टिंग में। और बोली जाने वाली भाषा, भाषा कौन सी बताओगे आप, ढूंढारी भाषा कौन सी होगी भाई, ढूंढारी भाषा के क्या बोलते थे। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है ढूंढारी भाषा में है जो होता है ना उसे छह बोलते हैं, जैसे बाद में क्या कर रहा है तो क्या कर रहा है, यानी है को क्या बोलेंगे छह, तो जो छोर है पूरा छोर जो लगाते बोले वो है की वजह छह पे लगाते पूरा। अब यहाँ देखो इसको एक बार कछुआ वंश क्या, एक बार यहाँ देखो सारे लोग बात लिखना आपने, जैसे मान लो राम तांता राजा अयोध्या, ये मैंने लिख दिया अयोध्या, अयोध्या और जो अयोध्या में इस अयोध्या में एक राजा ले दशरथ, और दशरथ के दादा का नाम था रघु, रघु। और जो मैं बताऊं उसे ध्यान रखेंगे, दशरथ का एक बेटा था बड़ा बेटा राम, राम की शादी सीता से, सीता, इन दोनों से दो पुत्र हुए भाई। अब यहाँ पर मैं बात करूं बड़ा बेटा था लव और छोटा बेटा था कुश, इसको समझो। एक जगह स्टार्टिंग में राजा अयोध्या के राजा प्रसिद्ध दशरथ, उनके दादा का नाम था रघु, यानी रघु के वंशज हो गए सारे के सारे। इनके राम और सीता के दो बेटे थे लव और कुश, लव के जो वंशज थे वो कहलाते थे गुजर, लेकिन उन्होंने यहाँ अपना निवास नहीं बनाया, ये चले गए लोहावट, लोहावट नाम की जगह, लोहावट। और ये जो जगह है लोहावट नाम की ये पाकिस्तान में वर्तमान में, इनका स्थान आप जानते हो पूरा इलाका पाकिस्तान की था, लोहावट के लो वहाँ इनका निवास हो गया। और ये जो कुश के जो वंशज थे यानी कुश के वंशज थे कहलाए थे कछुआ। लेकिन आप कहोगे कैसे जोड़ोगे इस चीज को, तो देखो यहाँ अगर मैं पैटर्न बनाऊं, सबसे पहले मैं ले लूं रघु, रघु का वंशज दशरथ, दशरथ का वंशज राम, राम का वंशज कुश, लगभग बता दीजिए। अब ये जो कुश है ना इस कुश के दो स्टेटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। इसका 21वीं पीढ़ी यानी इसका बेटा था नल, राजा नल, इनके बेटे का नाम था राजा नल, इनका एक पुत्र था बेटे का नाम था राजा नल, और राजा नल की 21वीं पीढ़ी और 33वां राजा, 21वीं पीढ़ी का 33वां राजा था सूर्यदेव, और इस सूर्यदेव का बेटा था दुलेराय, दुलेराय। और ये जो दुलेराय था ये जयपुर आया, क्यों आया इसका रीजन है, ये राजा है ग्वालियर के, यानी 21वीं पीढ़ी का 33वां राजा सूर्यदेव था, उसका ये बेटा था दुलेराय, ये राजा थे ग्वालियर के। और ग्वालियर में ये बताते दुलेराय का एक रिश्ता पक्का हो गया, और दुलेराय का रिश्ता पक्का हुआ, ये ग्वालियर मान लो ये ग्वालियर है और ग्वालियर का दुलेराय, दुलेराय। और ये बताते हैं इसकी सगाई हो गई दोसा, और दोसा का राजा था चौहान और आलमसी, और आलमसी की बेटी थी सुजान कबर, और सुजान कबर से दोनों की बातचीत हो गई शादी की, और इन दोनों की हो गई शादी। अब मुझे बात बताओ, यानी जो दुलेराय है उसके पिता का राजा मैंने राज्य में बताया ग्वालियर, ग्वालियर कहां है, ग्वालियर कहां है, राजस्थान को लेना चाहिए। ग्वालियर के राजा दुलेराय की शादी दोसा के चौहान राजा आलमसी की बेटी थी सुजान कबर से हुआ, इसका मतलब ग्वालियर के दुलेराय का ससुराल हो गया दोसा। और उस समय दोसा में एक जाति ने लूटपाट मचा दी थी बड़गुजर, और बड़गुजर जाति ने इतनी लूटपाट मचा दी थी आलमसी चौहान राजा ने दमन करने में सफल हुआ, जिसके कारण से अपने जमाई यानी अपने दामाद दुलेराय को पत्र लिखा कि मुझे हेल्प चाहिए, मुझे मदद चाहिए, क्योंकि आपके बिना मैं दोसा को मुक्त नहीं कर सकता, मेरे राज्य में इतनी व्यवस्था फैली हुई है, बड़गुजर ने इतनी लूटपाट मचा दी है कि सारे क्षेत्र को मुक्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मेरी मदद करें, हमें हेल्प किया है और हम मिलकर इनको पास कर सकते हैं। तब दुलेराय आया और दुलेराय ने अपने ससुर के कहने पर पूरी जाति का दमन किया 1137 में। और दमन करके बताते हैं आलमसी ने इंप्रेस होकर दुलेराय को शपथ दे दिया 1137 में, ये व्यक्ति ग्वालियर की अपना निवास स्थापना लेता है और
दो सामी लोग हैं लेके जो उसके वंश के कारण क्या कहलाए कछवा। कुछ लोग हैं जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, वो अपन बात करेंगे कि किसने क्या कहा। ये अपने दौरान बनाएगी एक पूरी फॉर्मेट है। मैं आपसे कहूं अयोध्या का राजा कौन, रघु का राजा कौन दशरथ, दशरथ का बेटा राम, राम का बेटा कुश, उसका पुत्र कौन सा राजा नल, राजा नल की कौन सी पीढ़ी 21वीं, कौन से नंबर का राजा 33वां, राजा का नाम क्या था सोहदेव, सोहदेव का राजा ग्वालियर का, इसका बेटा कौन सा है दुलेरा, दुलेरा की शादी किससे हुई सुजान कवर, इसकी बेटी है लालची। ये था भाई 2 साल शादी हुई, दामाद को बुलाया, 1137 में बड़े को खत्म किया, क्या जीत लिया और ससुर जी ने सब कुछ दे दिया। और उस दिन से ग्वालियर का राजा दुलेरा कहां रहने लगा 2 साल। इसलिए कछवा वंश की स्थापना 2 साल में की गई थी सबसे पहले। और यहां तक सीधे आया ससुराल, तो सीधे मार्ग से स्थापना की, इसलिए कछवा वंश की स्थापना 200 वर्ष के आसपास के इलाके में की गई थी, जिससे 2 साल पहले जयपुर के दिन आता था, दिन आता था। और 2 साल के इलाके को पहले क्या नाम जानते थे, ढूंढा। 2 साल ढूंढा में आता था, तो इसलिए पूरा ढूंढा गया। बाद में 2 साल से जयपुर की तरफ आए, अमेरिका की तरफ आए। ये पैटर्न में पहले आपको सारे राजा को पाऊंगी कौन सा राजा पाया, किसके बाद कौन आया, किसके बाद कौन आया, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बायोडाटा के पास रहेगा, पूरा राजा करेगा, पहले राजा से लेकर अंत राजा तक। अब मुझे बात बताओ कि सारे के सारे में कोई किसके वंश मानेंगे पूरा पूरा, इसलिए इनको रघुवंश तिलक कहते हैं। वंश या तो कहेंगे रघुवंशी या कहेंगे रघुवंश तिलक, तीन का नाम क्या है इस वंश को, कि राजस्थान के इस वंश को रघुवंशी या रघुवंश तिलक कहेंगे, तो कछवा वंश। हिंदू सूरज कहेंगे मेवाड़ का कोयल वंश, और रघुवंशी किसको कहेंगे, कछवा किसको कहेंगे, क्योंकि इसके वंश से सारे रघु। अब इस पैटर्न को बना के बनाएं, पहले अपन फॉर्मेट बनाएंगे तब आगे चलेंगे। ये फॉर्मेट की कुछ नहीं है, ये फॉर्मेट ये जो आपको इस टॉपिक को पूरे आसान करके बिल्कुल। देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ स्टेटमेंट लिखा देता हूं, स्टेटमेंट के बाद किसने क्या कहा, उसके बाद आगे चलेंगे। राजा का क्रम पढ़ेंगे, राजा के क्रम के बाद पढ़ेंगे एक पर एक राजा को कछवा वंश। हमें साथ ही बात पॉइंट बनाओ, ये कछवा वंश है, इनका देवा के भाई एक देवा के जो पेपर में सबसे ज्यादा है वो एक देवा के जोधन राके धर्म का तीर राके कथा, ये मेवाड़ के भूल वंश का है। वो तो पेपर की बात आज जनरल बात है, सबको पता है। लेकिन यहां अगर देवा की बात करें तो यहां का देवा के यदि धर्मस्ततो जयते, यदि धर्मस्ततो जयते यानी धर्म की वजह हर हाल में होनी चाहिए। आप मर जाओ, आप भी तो फलास क्यों ना कर जाए, लेकिन हर हाल में धर्म की वजह होनी चाहिए। आप अपने प्राण धर्म के मार्ग में दोगे, आप धर्म के मार्ग में चलकर कैसे कटाओगे, तो धर्म की वजह में शर्त नहीं है। इसके बारे में बात करें, इन्हें बताया गया, या ध्यान रखोगे, इस वंश के राजा को बताया गया राम के पुत्र उसके वंश, राम के पुत्र उसके वंश, यानी राम का बेटा था कुश। मैं भी आगे बताऊंगा, लगभग उसकी पूरी बायोडाटा लिखेंगे, अपने फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद दुलेरा में करेंगे सारी बातें। इसके बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाया, जैसे सूर्यमल मिश्र ने, और सूर्यमल मिश्र जी क्या कहते हैं। सूर्यमल मिश्र जी ने कहा यहाँ के जो राजा हैं उनका पूर्वज पूर्व नाम का व्यक्ति था, और पूर्व नाम के व्यक्ति के कारण कछवा कहलाए कि इनका जो पूर्वज था ये पूर्व नाम के व्यक्ति से उत्पत्ति हुई है। इस वंश की उत्पत्ति पूर्व नाम के व्यक्ति से हुई है, पूर्व नामक व्यक्ति से हुई, जिसके कारण कछवा कहलाए। इसके बाद मैं आपसे और कौन है जो बताता है, गौरी शंकर चंद्रोजा, गौरी शंकर चंद्रोजा और गौरी शंकर चंकर नहीं सकता। गौरी शंकर चंद्रोजा ने कहा इनका पूर्वज था वो कछवा ही था, नहीं इनका पूर्वज का नाम ही कछवा था, क्योंकि कछवा नाम के व्यक्ति की संतान थे, इनका पूर्वज ही कछवा था। इस वंश का पूर्वज कछवा था, जिसके कारण की संतान होने के कारण ये कछवा कहलाए। इनके बारे में बताते हैं भाई, इस वंश का नाम दिया जाता है रघुवंशी या रघुवंशी तिलक या रघुवंश तिलक। 3 रियासतों के 3 वंशों के आपको देवा क्या करने, मेवाड़ का जोधन राके धर्म का तीर राके कतार, जयपुर का यदि धर्मस्ततो जयते, और एक जैसलमेर के भाटी वंश का यादवपति चतराला। 3 ऐसे वंश हैं जिनका देवा के अपने चौथा कोई ऐसा वंश नहीं जिसका देवा के हो। इनकी ध्वजा 5 रंगी थी और 5 रंगी ध्वजा मानसिंह द्वारा तैयार की गई थी, 5 कभी पास पता काबुल में। अब यहां बात करें, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको फैक्ट लिखवाए कि देवा के यदि धर्मस्ततो जयते, बताया राम के पुत्र उसके वंश थे, जिसके कारण उसके वंश या उसकी संतान होने के कारण कछवा कहलाए। सूर्यमल मिश्र ने कहा इनका पूर्वज पूर्व नाम का व्यक्ति था, और पूर्व नाम के व्यक्ति की संतान होने के कारण कछवा कहलाए। और गौरी शंकर ने सीधे सीधे कह दिया उसके पूर्वज का नाम ही कछवा था, जिसके नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका नाम है रघुवंशी या रघुवंश तिलक। और यहां मैंने आपको बता दिया कि अमेरिका का प्राचीन नाम है ढूंढाड़ प्रदेश, नामकरण पूर्ण नदी इसलिए, और भाषा को बोली जाती है ढूंढाड़ी। सारी चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आसपास के सारा राजा साथ करेंगे, सारी राजा जितने आएंगे जयपुर में क्रम से सारे राजा एक साथ लेंगे। क्रम मैं आपको राजा याद कराऊंगा कि किसके बाद कौन है, उसके बाद अपन चलेंगे दुलेरा में, क्योंकि उससे पहले पूरी फील्डिंग बनाएंगे। यही तरीका है रियासती, इस पूरी पृष्ठ की रियासत का सॉल्व करने का, इस शासन को देगा नहीं। आपको एक राजा मुझे पता है दुलेरा आएगा, उसके बाद बुकेल देवाएगा, उसके बाद कछवा आएगा, फिर भीम देवाएगा, पूर्व आएगा, सूज आएगा, आस्कर आएगा, रतन सिंह आएगा। आपको नहीं पता पहले से, आपको पहले पता होना चाहिए किसके बाद कौन आएगा। अभी इंटरेस्ट है करने में सारे टॉपिक को, ये रियासत काल है, इससे बेहतरीन कोई तरीका नहीं पूरे चैप्टर को रियासत काल को सॉल्व करने का। बना लिया कौन सी रियासत बनेगी अपन, आमिर। कछवा रियासत नहीं, कछवा वंश है, रियासत कौन सी है, आमिर। वंश कौन सा है, मैं आपसे आमिर का पुराना नाम क्या है, नामकरण किस नदी के कारण, भाषा कौन सी है, और कछवा वंश का देवा क्या यदि धर्मस्ततो जयते, और राम के पुत्र उसके वंश थे। और सूर्यमल मिश्र ने की पूरे किसको कौन को गौरी शंकर चंद्रोजा ने बताया कछवा को, और इनको इस वंश को क्या कहते हैं, रघुवंश या रघुवंश तिलक। इनकी कुलदेवी जम्बाई माता, ये हर युग में पाई गई है जम्बाई माता, इसलिए कलयुग में इसका नाम है जम्बाई माता। ये कुलदेवी है और कलयुग में इसका नाम दिया गया जम्बाई माता। हर युग की है, सतयुग में भी आई थी, हरवाए बड़वाए और जम्बाई, ऐसे कहते हैं सारे युग में नाम अलग अलग जम्बाई माता। सारे वंशों की कुलदेवियां हैं और सारे वंशों के कुलदेवता हैं। इसका कुलदेवता गोविंद देव जी, कुलदेवता कौन है, गोविंद देव जी। नीचे जगह दिया, नीचे कैरोल लगा रहे, इस वंश का कुलदेवता गोविंद देव जी। गोविंद देव जी का मंदिर कहां है, किसने बनाया, ये बताया नहीं। गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया। जैसे गोविंद देव जी का मंदिर जो था वृंदावन में मानसिंह कछवा ने पहले बनवाया था। ये जो गोविंद देव ये किस संप्रदाय की शाखा है, गौड़ी संप्रदाय। इसमें राधा और कृष्ण को एक साथ पूजते हैं, जिसमें बताया जाता है कृष्ण को परब्रह्म माना गया, राधा को उसकी परिणता माना गया, उसकी शक्ति माना गया, उसकी पावर माना गया कि ये एक साथ पूजा जाना चाहिए। गौड़ी संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय की बात करें, राधा कृष्ण को युगल पूजने का इसमें नियम है, ठीक है। अब एक बार ये स्टेटमेंट है जो कछवा वंश को स्टार्ट करने से पहले बनाते हैं। सामान्य क्वेश्चन अपन यही याद करेंगे, कैसे करेंगे, ये चीज आपको पेपर में कभी नहीं आती, पेपर में ये चीज रखना है, ये है रघुवंशी तिलक और ये देवा के यदि धर्मस्ततो जयते, क्योंकि बहुत सारे वंशों को लक्ष्मण का वंश भी बताते हैं, मेवाड़ को बताएंगे, मेवाड़ वाले को बताएंगे, मुझे प्रत्यार बताएंगे, बहुत बताएंगे, लेकिन उसका वंश तो एक ही है, आमिर का कछवा वंश। इसलिए क्या नाम दिया था, कछवा। तो बन गया सबका। तो आप ये ध्यान रखोगे कि सूर्यमल मिश्र का पूर्वज किसे कहते हैं, पूर्व को, और जैसे बताया राम के किस बेटे की संतान थे कुश के। आगे बताऊंगा राजा नल का कौन सी पीढ़ी का कौन सा नंबर का राजा था, और इनको नाम दिया गया रघुवंशी, और बताते कुलदेवी कौन सी है, जम्बाई माता, ठीक है। चलिए अब इनके राजा को देखेंगे, कछवा शासक, कछवा शासक, कछवा शासक होता है। तो सामान्य चीजें वंश के क्रम में आ जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा क्योंकि आप इससे क्या छोटे छोटे चीजों को संस्थापक, यानी पहला राजा होगा वो संस्थापक होगा दुलेरा। दुलेरा क्या नाम होगा, दुलेरा है और ये सुंदर होता है, इसलिए तेज करने कहते हैं दुलेरा। दुलेरा के 3 फैक्ट अपने को यहां से याद करने समय की स्थापना तो की 1130 में राजधानी, इसलिए राजधानी बनाई 2 साल, और इसकी सेकंड राजधानी, और इसके द्वारा बनाई गई सेकंड राजधानी थी जम्बारामगढ़। जम्बारामगढ़ फर्स्ट स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है, सामान्य मेरे साथ बनाते चलेंगे, बस एक स्टेप पीछे रहना, क्योंकि फिर मैं मेरे पास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा तो साफ कर सकता हूं, तुम क्या करोगे? इसको भागोगे, इसलिए थोड़ा पीछे रहना। इसके बाद अगर हम बात करें दूल्हे राय के बाद इसका तात्कारी, और दूल्हे राय के बाद इसका तात्कारी बनता है वो था कोकिल देव। कोकिल देव का मैं मुख्य दो स्टेटमेंट आपको बताऊंगा। इस व्यक्ति द्वारा राजधानी चंदी गई थी पहले आमेर, ये वो पहला व्यक्ति जिसने स्पंज की राजधानी आमेर बनाई। और दूसरा स्टेटमेंट 1207 में, और इसका पुत्र था पंचम सिंह। ये पंचम सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है, हमने अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान उसका सामंत था, और जब तराइन के युद्ध चल रहे थे तो तराइन के युद्ध में जयपुर से भाग लेने वाला कछुआ वंश का जो व्यक्ति भाग लेता है वो पंचम सिंह कछुआ था। जो तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया, यानी जयपुर का वो व्यक्ति बताइए, कछुआ वंश का वो व्यक्ति बताइए जो पृथ्वीराज चौहान के साथ तराइन के युद्ध में भाग लेने गया, पंचम सिंह। इसके बाद कोकिल देव के बाद नेक्स्ट राजा कौन आएगा? पृथ्वीराज कछुआ। सामान्य चीज अपने यही सोच पता चलेंगे, पृथ्वीराज कछुआ के 12 बेटे थे, ये तो खान भाई तो मारा गया, तो ये भी बता दे। और ये पहला राजा था जिसने अपने 12 बेटों में 12 पुत्रों का पूरा राज्य बांटा, जिसके कारण प्रथा के 12 कोटरी प्रथा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ 12 कोटरी प्रथा चलाई। कुछ याद है राजस्थान में 12 कोटरी प्रथा चलाने वाला राजा कौन था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज के 12 बेटे थे। अब उनमें इसकी सबसे बड़ी रानी थी बालाबाई, और बालाबाई का एक बेटा था पूर्णमल, जबकि उससे बड़ा बेटा था भीमदेव। तो रानी बालाबाई के कहने पर सेकंड नंबर के बेटे पूर्णमल को राजा बनाया, लेकिन सबसे बड़े बेटे ने दावा पेश कर दिया कि बड़े का अधिकार होता है, लेकिन दोनों में युद्ध हुआ सेकंड का युद्ध, और सेकंड के युद्ध सेकंड नंबर का जो बेटा का परास्त हो जाता है, इसलिए भीमदेव राजा बना। तो वहां मैं आपको बताऊंगा क्लियरली, तो यहां पर पूर्णमल की वजह भीमदेव पढ़ेंगे। भीमदेव का क्या हुआ? इसके दो पुत्र थे भीमदेव के। भीमदेव के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम था रतन सिंह और छोटे बेटे का नाम था आसकरण। और इन दोनों का चाचा यानी भीमदेव का भाई बारमल, इनका चाचा था बारमल जो षड्यंत्र में फंसा लेता है और छोटे भाई के हाथों इसे इतना मोटिवेट करता है कि अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो जाता है। और मौके यही होती है राजनीति, यही राजनीति कि आपके हाथ खून में ना सने और आपका काम भी हो जाए। तो छोटे भाई को इतना बताया, बड़े भाई को जेल में मार दिया, और जब छोटा भाई इसके सपोर्ट से राजा बनने की पहले लगा कि मैं राजा बनूंगा, आगे के समय में बड़े भाई को मार दिया, तो उसने मौके पर सपोर्ट कर दिया कि ये तो राजा हत्यारा है, ये तो राजा को मारने वाला व्यक्ति पास करके कैसे भेज दिया। तो जनता ने कहा जब रतन सिंह मारा गया, आसकरण को जान बचाकर भागना पड़ा और लास्ट में गद्दी के रेस को किया। तो ये राजनीति, ये रणनीति जिसके तहत बारमल गद्दी को हटाया। लेकिन ये भी अगर कोई ना आता तो इसे गद्दी पर शासन करने नहीं देते। भीमदेव के बाद भीमदेव के मृत्यु इसका बेटा रतन सिंह राजा बना। एक चीज आप जानने को गया, आमेर का कौन सा व्यक्ति था जिसने तराइन के युद्ध में भाग लिया? तो वो नाम जाएगा अपना पंचम सिंह कछुआ। और एक आता रतन सिंह। रतन सिंह का क्वेश्चन है, इसने शेरशाह सूरी की अधिनता स्वीकार की। ये आमेर का ऐसा राजा जिसने शेरशाह सूरी की अधिनता स्वीकार की, शेरशाह सूरी की अधिनता स्वीकार की। दूसरा स्टेटमेंट है, रतन सिंह को जेल देकर महाराज के भाई छोटे भाई आसकरण ने इसलिए आसकरण को अपने राजा बन गया बारमल। पूरे राजस्थान का पहला राजा जिसने रोटी बेटी का सौदा किया, राजस्थान प्रथम शासक जिसने मुल्क की अधिनता स्वीकार की। चलो खुद ने कर लिया तो ठीक है, वो राजा को मोटिवेट करने लगा, ठीक है मैंने कर लिया, अधिनता स्वीकार की। तो बारमल है, इस बारमल के बाद का बेटा राजा बना भगवनदास। भगवनदास राजस्थान का पहला राजा जिसे मनसबदारी मिली थी, यानी राजस्थान का पहला राजा जिसे मनसबदारी मिली। ये रियासत को थी और कोई दरबार में ये पहुंचा सिद्दीकी की मनसबदारी। भगवनदास को इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा, बस इसे नगाड़ा और पश्चिम पहला राजपूत राजा जिसे नगाड़ा और पश्चिम किया गया। भगवनदास के बाद का बेटा राजा मानसिंह। मानसिंह पूरे राजस्थान का सबसे बदसूरत राजा। बदसूरत जानते हो? बुरा फेस कट ऐसा कि किसी को पसंद ना आए, लेकिन इस व्यक्ति ने बदसूरत होने के बाद लोगों में अपनी पेट बढ़ाई केवल अपने युद्ध कौशल से, अपने लड़ने की कला से, रणनीति से, और उस कूटनीति और रणनीति के कारण एक बदसूरत लड़का राजस्थान के प्रसिद्ध राजाओं में गिना जाने लगा, मानसिंह। इसको अकबर ने उपाधि दी थी फर्जंद। अकबर ने कहा मैंने आज तक ऐसा बदसूरत लड़का नहीं देखा। और वही अकबर इससे सबसे ज्यादा इंप्रेस भी था। देखना आया थे, पेड़ के नीचे डाल के लाया सामान आता ना शादी का, फ्री जैसी बोले तो सेट करके लाया तू अंदर, जो सामान को निकाला गया सारा सामान चेक कर रहे थे, टीवीएलजी की है, बेड्स का है, वो उसका है, तो इसको भी लिखा है, इसको भी चेक करो, उसको भी लिखा है। तो इसे कहा गया इतना बदसूरत, इतनी अच्छी चीज देगा बीच में पूरी चीज कहां से ले दी? पहली बार कोई निकल बॉस ने जवाब दिया राजपूती आवाज में, उसके बाद मानसिंह का पहले उसमें अकबर को इसमें इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्टिंग था, इसलिए मानसिंह था। तो जवाब दिया राजपूती, हां बताएंगे तो उसका इंटरेस्ट हो जाएगा टॉपिक का। मानसिंह के बाद बिल्कुल वो दिया हुआ पुत्र थे, दो पुत्र। तो देखो तीन बेटे में से एक ही बेटा था, और वो सबसे लंबा शराबी जागीर। क्या करता? उसे लड़ने भेजता, पहुंचते ही रास्ते में गाली पड़ा, उल्टा डालो, चेक करते अल्कोहल। क्या करें? तो अब भारतीय लोग तो चेक नहीं कर पाते थे, अंग्रेज रहते थे उसके काल में, लाल पिंच हो गया, अंग्रेज लाल हो गया, बहुत सारे लोग रहते थे, तो उनको भेजता होगा सब अल्कोहल। टेंशन में आता था, कहीं जाता है अल्कोहल पहले जाती है पीछे जाता है, और ऐसे जवानी से लोग जवानी भी ऐसे होते हैं, पहले तैयार करके आप आ जाइए अल्कोहल रास्ते में चलिए। तो मानसिंह के बाद इसका बेटा राजा बना बाब सिंह। बाब सिंह की रानी का नाम था दमयंती, और वो जो दमयंती थी उस दमयंती से बाब सिंह का पुत्र हुआ जयसिंह फर्स्ट, जिसे कहते हैं मिर्जा जयसिंह। जयसिंह फर्स्ट के लो या मिर्जा जयसिंह के लो, मिर्जा की पाली है जो शाहजहां द्वारा पुती गई थी, मिर्जा की। तो मिर्जा जयसिंह के लो या जयसिंह फर्स्ट के लो, ये कि जयसिंह सेकंड भी प्रसिद्ध है और जयसिंह फर्स्ट भी प्रसिद्ध है, दोनों प्रसिद्ध है। तो एकमात्र ऐसा राजा जिसने शिवाजी को टेकने में मजबूर कर मिर्जा जयसिंह। हम शिवा को प्रत्येक केंद्र में गिर लेंगे, फिर शिवा तो क्या शिवा का एक सैनिक भी बाहर नहीं निकल पाएगा, ये राजपूती नीति है। तो औरंगजेब को अगर किसी को भरोसा था यही ला सकता, इतने सैनिक भेजे औरंगजेब ने, शिवाजी के खिलाफ सब खा लिया था, मिर्जा जयसिंह गया एक ही बयान में उसको वहां से बंदी कह सकते हैं, उसे संधि की अधिनता स्वीकार करवा लाया। ये कि हम शिवा को प्रतिक्रिया करेंगे, बाहर का कोई मौका नहीं है, इसे कहते हैं राजपूती नीति। ये कूटनीति के राजपूत होती है, अगर हम किसी को जीतने की ठान लें तो कोई हमारे जंगल से बाहर जा ही नहीं सकता, इसलिए इसमें जाता। जब औरंगजेब तंग आ गया शिवाजी लूटपाटों से, तब मिर्जा जयसिंह को भेजा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमारे जंगल से भाग भी नहीं पाता था राजस्थानी राजाओं से, लेकिन शिवाजी को जब औरंगजेब ने कैद कर लिया और मिर्जा जयसिंह को सौंप कर वापस सामने चला गया, तो ये कैद में से भाग गया। बिना राजपूतों के कैद करने में लोग कर भी नहीं पाते थे मुगल। तो हमारे बिना परिस्थिति तो था ही नहीं, वो तो हमें इतना पता था कि हम उनके बिना कुछ नहीं, जबकि उनको ये पता था कि हम इनके बिना कुछ नहीं, लेकिन ये हम परिस्थिति नहीं कर पाए कि हमारा परिवर्तन नहीं है, तो मुगलों का कोई औचित्य नहीं, कोई महत्व नहीं है, लेकिन हमने परिस्थिति नहीं कर पाई कि हमारे बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हम केवल गुलामी करने की आदत इतनी थी कि हम धीरे धीरे पूरी तरह से, और ये तो ऐसे जयपुर के राजा थे, सबसे ज्यादा सभी जयपुर के कछुआ को पुराने में आती है। इन लोगों को मोटिवेट करके राजा को पकड़ के अधिनता स्वीकार करो, जैसे मेघालय घाटी को लिया, बीकानेर के कल्याण को लिया, खुद आगे बूंदी के लिया, सब काट के लिया, अधिनता स्वीकार करो। केवल मेवाड़ के राजाओं को नहीं मना पाया, मेवाड़ के राजाओं ने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, इसलिए उगता हुआ केवल सूरज लास्ट तक मेवाड़ है, इसलिए मेवाड़ को एक ऐसे हिंदू सूरज का स्वतंत्रता का उगता हुआ सूरज केवल उदय होता है मेवाड़ में, इसलिए मेवाड़ के भूरि वंश को हिंदू सूरज, हिंदू का उगता हुआ सूरज स्वतंत्रता की अगर नहीं उदय होती है सूर्य की, तो केवल मेवाड़ होती है। तो क्या हमने पहला राजा कौन है भाई? अरे देखो राजा, दूसरा कोपुल कहां है? कोपुल है। दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सी बता? चलिए बताइए पहली राजधानी, दूसरी, तीसरी
सही कौन से कितनी राजा नहीं तीन अच्छा कोकिला का बेटा कौन सा पृथ्वीराज की पिता कौन सी तीन देवी कितने बेटे पहला दूसरा चाचा कौन राजा कौन बना गद्दी किसने चली जयपुर का आमिर का ऐसा राजा जिसने सिरसा की 300 स्वीकार की तो पहला राजा राजा जिसने मुगलों की 300 स्वीकार की अगला दूसरा उपाधि अगला कौन है बाप सिंह के बाद चले आगे मिर्जा जयसिंह के बाद देखो मिर्जा जयसिंह के बाद जो राजा आएगा वो आएगा राम सिंह फर्स्ट राम सिंह फर्स्ट को अचानक मृत्यु हो जाती है तो इसकी जगह बना बिशन सिंह के दो बेटे बड़े बेटे का नाम था जय सिंह सेकंड का नाम था विजय सिंह गद्दी पर नहीं बैठा जय सिंह गद्दी पर बैठा जय सिंह को नाम दिया सवाई जय सिंह सवाई जय सिंह को उपाधि दी जाती है बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आती है चाणक्य इसको कहते हैं राजस्थान का चाणक्य और अश्वमेध यज्ञ करता राजस्थान के नहीं पूरे भारत का राजा जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए 1734 में 1742 में तो अश्वमेध यज्ञ करता अंतिम राजा सवाई जय सिंह के बाद सवाई जय सिंह के दो बेटे दोनों में बेटा को गद्दी प्राप्ति के लिए बड़े बेटे का नाम था ईश्वरी सिंह छोटे का नाम था माधो सिंह बड़ा बेटा गद्दी था जबकि ये बताते हैं राजनीतिक शर्त थी दिवाली समझौते में माधो सिंह राजा बनना चाहिए लेकिन ईश्वरी सिंह ने गद्दी डाली माधो सिंह ने मराठों से मदद मांगी मुझे आमिर चाहिए और जब भी मदद मांगी और बताया जाता मदद मांगी तो माधो सिंह ने गद्दी को डाला ईश्वरी सिंह राजस्थान के एकमात्र राजा जिसने आत्महत्या की राजस्थान के एकमात्र शासक जिसने आत्महत्या की ईश्वरी सिंह के बाद राजा बनता है माधो सिंह फर्स्ट माधो सिंह राजा जिसने मराठों का कत्लेआम किया 60,000 मराठों का सिर कटवा दिया और पूरे आमिर में जयपुर में और ये ऐलान कर दिया मैं नहीं डरता मराठों से आ जाओ जितना आना और उनको काकुड़ दिए तो त्रास किया और बारी बारी से त्रास किया लेकिन इसका भी अंतिम समय आ गया और ये भी मारा गया लेकिन ये दुश्मनी करके मारा जिसके बाद आने वाला राजा था उसे संकट का सामना करना पड़ा सवाई प्रताप से ये तो लगा के 60,000 मराठों का ये तो गया लेकिन बदला लेने तो दूसरे इसके बेटे निकाल लेंगे प्रताप से सवाई प्रताप सिंह के नाम पे मसला कब तक राजस्थान का ऐसा राजा जिसे ब्रजपाल कहते हैं वो आप सर्च करके लाओगे ब्रजनीति तो ये है ब्रजपाल आप सर्च करके लाओगे सवाई प्रताप सिंह किताबों में नहीं आप सर्च करने पर सवाई प्रताप सिंह के बाद आता जगत सिंह सेकंड को लेकर इंपॉर्टेंट है पूरे राजस्थान में राजा को नाम देते बदनाम शासक एक महिला के चक्कर में बदनाम हो जाता है रानियों के उद्योग दासी के चक्कर में पालता है वो कहता है बंद करता तो भी देखती है खोलता तो है रहती सामने बंद करने पर भी वही देखती है जहां जाता वही देखती है शराब के नशे में रहता था जिसके कारण लोगों ने इसको बदनाम राजा कर दिया बदनाम शासक जगत सिंह सेकंड के बारे में बात करूं आएगा राम सिंह सेकंड के नाम में उपाधि दी गई है सितारे हिंद इसको अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि सितारे हिंद राम लाने वाला मानसिंह चलाई थी इसके काल प्रारंभ हुई लेकिन मानसिंह आया था लाहौर लेकर आया था पर से सारी चीजें अभी तो स्टार्ट नहीं की अभी तो ट्रेलर चल रहा है ट्रेलर कर नहीं ट्रेलर झंडों को समझ जाओगे राम सिंह सेकंड के बाद माधो सिंह सेकंड इस माधो सिंह सेकंड को कहते हैं बब्बर सिंह राजस्थान में राजा को नाम देते हैं बब्बर सिंह और माधो सिंह के बाद जो राजा आएगा वो आएगा मान सिंह सेकंड ये अंतिम राजा है इसे कहते हैं राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख राजस्थान का अंतिम राज प्रमुख था अच्छा आप मुझे बता सकते हो कि प्रीवियस क्या है राजा को दी जाने वाली पेंशन क्या कहलाती थी प्रीवियस सबसे ज्यादा किस राजा को प्रीवियस दी जाती थी मान सिंह को कितनी 18 लाख कितनी और सबसे कम प्रीवियस धोनी साहब का राजा सुदर्शन सिंह 90,000 कितनी प्रीवियस का खत्म की गई 26वें संविधान संशोधन 1971 में प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी ध्यान हो गया और राज प्रमुख का पद खत्म किया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 में और राज प्रमुख के कौन सा पद राज्यपाल अंतिम राज प्रमुख ये था पहला राज्यपाल बना गुरुमुख यहाँ से ये राजा बने से जितने राजा आमिर में आएंगे क्या हुआ नहीं पहला नहीं है पहला तो 4 शोर लगा में ये अंतिम है पहला नहीं है हां महाराज प्रमुख गोपाल सिंह को पहला एकमात्र अंतिम हुई है महाराज प्रमुख था राज प्रमुख पहले उदयवान सिंह है दूसरे में भीम सिंह है तीसरे में गोपाल सिंह है चौथे में मान सिंह बन जाता परमानेंट केवल अंतिम कहेंगे ये राजा हो गए अकाउंट करो कितने राजा हो गए 20 हो गए इसका आमिर के कितने राजा बने इसको निकालने के एक और मसला क्रम के राजा है अब राजा दिल्ली का सही क्रम बताइए ये सही क्रम है तो आमिर राजा क्रम से चलेंगे अब इनको उठा के बोर्ड पर लेकर आऊंगा पटूंगा नहीं लेकर आऊंगा उठा बोर्ड पर लेकर आऊंगा तो पहले बता देगा कि कौन सा वाला किसके बाद आएगा ठीक है इनमें बीच में 2 राजा जैसे रतन सिंह हुआ भीम सिंह हुआ राम सिंह हुआ पाल सिंह हुआ विशल सिंह हुआ 5 राजा ऐसे जिनका कोई महत्व नहीं है बीच में केवल आते हैं आगे चले जाते हैं ठीक है करिए स्टार्ट पहले बार बना लो क्या हुआ 6 बजे क्यों थक जाते हैं एनर्जी लाएगा खाने के लिए नींद आती है आज भी आएगी नींद करिए स्टार्ट कॉपी करो बताओ पहला राजा कौन है दूसरा अरे कॉपी में देख के बताना है दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां 20वां बदनाम राजा किसे कहते हैं और बब्बर सिंह किसे कहते हैं ब्रजनीति किसे कहते हैं सवाई प्रताप सिंह इसको कहते हैं चाणक्य किसको कहते हैं एकमात्र राजा जिसने राजस्थान आत्महत्या की तो ईश्वरी सिंह मान सिंह को क्या कहा गया वर्जन क्या कहा गया था अच्छा उसके बारे में पता चले पृथ्वीराज चौहान अब चले आगे अब एक स्टेटमेंट अपने को पढ़ना देखिए सबसे पहले लाइन याद रखनी है अपने को कौन सी लाइन देखिए एक तो यहां मैंने आपको लाइन लिखी अपना वंश का इस वंश का क्या नाम है रघुवंशी या रघुवंश यानी किस वंश के राजा को रघुवंशी या रघुवंश कहते थे तो आमिर के कछवाओं और अगर मैं आपसे कहूं देवा के क्या है तो यदि धर्मसतो जयते किसकी संतान बताएगा किसकी बताएगी किसकी और सूर्यमल मिश्रण किसको बताता है भूम को गोरी शंकर यादव किसको बताता है कछवाओं हो जाएगा आप देखते आगे यहां से क्या सारी पीढ़ी अपने आगे बढ़ानी है क्या करना है देखो मैंने आपको बताया था राम लिखना नहीं है राम के कितने पुत्र बताए दो एक तो लव और दूसरा कुश मैंने बताया जो लव के वंश से कहलाए पूजन और ये लोहबट या लोहाबट नाम की जगह पे चले गए जो पाकिस्तान में चले गए और कुछ जो थे इसका बेटा था राजा नल और राजा नल राजा था ग्वालियर का और ये बताते हैं इसमें मैं आपसे राजा नल का एक
21वीं पीढ़ी और क्रम में 33वां राजा। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें बताया जाता है कि राम के बेटे, उसके बेटे राजा नल की 21वीं पीढ़ी के 33वें नंबर का राजा था ग्वालियर का सोरदेव। और ये जो सोरदेव था, इसका बेटा था, बेटे का नाम क्या था? दुलेराय। क्या नाम था बे? और दुलेराय की शादी हुई एक महिला से, पुरुष महिला से होगी। महिला का नाम था सुजान कंवर, सुजान कंवर से। और इन दोनों की शादी हुई, लेकिन सुजान कंवर कौन थी? सुजान कंवर बेटी थी दौसा के राजा रालप सिंह की, दौसा शासक रालप सिंह की पुत्री थी। यानी कि अगर हम बात करें तो दोनों स्टेट में लगे और दोनों स्टेट में अगर हम बात करें तो दुलेराय की शादी से हुई है सुजान कंवर से, और दौसा की शादी की बेटी थी रालप सिंह। मैंने आपको बताया ये वाला इलाका है, इस पर प्रकोप था गुजरोगा, इनकी लूटपाट हो रही थी, जिन्हें रालप सिंह कंट्रोल नहीं कर पाया था चौहान राजा। तो चौहान राजा रालप सिंह ने अपने जमाई को पत्र लिखा, शिवा में श्रीमान दुलेराय जी, इसे आने हेतु निवेदन ये कि मेरी मदद करें। आपका राज्य, आपका ससुराल संकट में, मैं दमन नहीं कर पा रहा हूं उनकी लूटपाट को, और इतनी भयानक लेवल पर लूटपाट है कि किसी को भी ना तो व्यापारी को आने दें, ना तो यात्री को जाने दें। मार्गों पर इतनी समस्या खड़ी करके तो आपकी हेल्प करता है। तो तुरंत ससुर जी के कहने पर दुलेराय जी चल पड़े सेना लेकर, और सेना लेकर 1137 में धावा बोल दिया बड़े बुजुर्गों पे, बड़े बुजुर्गों को कर दिया परास्त। और बड़े बुजुर्गों को परास्त किया गया। मैं आपसे ये कहूंगा, इनको हरा दिया गया। और इनको हराने के बाद बताते हैं रालप सिंह प्रेस को किसी को 200 सौंप दिया, और 200 में से रहना स्टार्ट किया। अपनी मैडम का नाम है, और ये बताते हैं इसके साथ रहकर 1137 में इन्होंने अपने वंश का नाम ही कर दिया कछवा। क्या नाम रख दिया? इसलिए किसकी संतान हो गए? किसका था? राजा गुलसा, राज्य गुलसा, पीढ़ी गुलसी, राजा गुलसा, कौन सा था? बेटा गुलसा। शादी किसे? काका था। कौन सा वाला? इसकी कौन थी? शादी किसे हुई? किससे परेशान था? एप्लीकेशन किसको लिखी गई? किसने लिखी? कहाँ के कब आ गया भैया? किनको प्रयास कर दिया? क्या हत्या लिया? कब हत्या लिया? रहने लग गया तो कौन सा कराया? तो कछवा का संस्थापक कौन हुआ? कब की स्थापना? कहाँ की थी? कहाँ की थी? कब की थी? किनको लगेगी? किसने बुलाया था? ससुर जी ने रालप सिंह। कितना शॉर्टकट बोलते हो? किसने बुलाया? क्यों? वो कौन था? अब बोलिए, बुलाया तो पहले बोल रहे थे। दो जगह राजा। अब बात आती है, यहाँ से अपन आराम से स्थापना करवा सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे बात, अपन से स्टार्ट होगा। कुछ लोग थे जो लूटपाट मचा रहे थे, उसके वंशज प्रॉपर वंशज बच रहे, उनके कुछ रह गए वंशज, या एक दो पीढ़ी रह गई थी वो लूटपाट करते थे। चाचा का राज्य था ये, ग्वालियर हो गया, ग्वालियर के आसपास हो गया, इसलिए वो आ गए। देखो मेरे साथ बनेंगे सारे लोग। कछवा वंश का संस्थापक, बात निकल गई कुछ। दुलेराय, इसका एक और नाम है दुलाराय। लेकिन की सुंदरता जो थी, उस सुंदरता के कारण के फेस का तेज देखकर, चमक देखकर इसको नाम दिया गया तेज करण। पूरी प्रक्रिया क्या है वो अपन जानेंगे। घटना, स्थापना समय, प्रथम राजधानी, 3 स्टेप्स के तैयार करेंगे अपन। ये तो घटना है, घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने को घटना पढ़नी है। और राजस्थान का ऐसा जैसे रघुवंशी रघुवंश लगती है, तो कौन सा वंश होगा? कौन सा होगा भाई? कछवा। चलिए आगे घटना में लाइन लिखेंगे। घटना में देखो, दौसा के राजा रालप सिंह चौहान, दौसा के राजा रालप सिंह चौहान के आमंत्रण पर रालप सिंह लगना है। दौसा के चौहान शासक रालप सिंह के आमंत्रण पर ग्वालियर से दुलेराय, बोलो, दौसा के चौहान शासक रालप सिंह के आमंत्रण पर दुलेराय ग्वालियर से दौसा आया, और यहाँ बड़े बुजुर्गों को परास्त किया। अब ये मत पूछ लेना कहाँ परास्त किया, 4 बार बता दिया कहाँ परास्त किया था, दौसा में। ठीक है, अब अपन एक स्टेप ऊपर लेंगे, यानी स्थापना समय। कब स्थापना की गई? 1137 में, दौसा के आसपास, दौसा और इसके आसपास, दौसा और इसके आसपास। पहली राजधानी बताओ? दौसा। पहली राजधानी दौसा। कौन था? लास्ट स्टेप कौन था? मुझे कौन था? पूछो तो। कौन था लिखना? ग्वालियर के शासक सोरदेव का पुत्र था। ग्वालियर के शासक सोरदेव का पुत्र था। सोर नहीं, सोर देख लो। ग्वालियर के शासक सोरदेव का पुत्र था। और जो दूसरा स्टेप बता रहा हूं वो आप सारे लोग ध्यान रखेंगे। मैंने आपको बताया कि ये घटना क्या हुई, तो रालप सिंह चौहान के कहने पर दुलेराय ग्वालियर से कहां आया? दौसा। दौसा में किनको लाया? बड़े बुजुर्गों को। किसको कब्जे में लिया? दौसा को। और दौसा में कछवा वंश की नींव कब डाल दी? 1137 में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दौसा में इसलिए कछवा वंश की स्थापना दौसा के आसपास की, पहली राजधानी को नहीं दौसा। मैंने आपको बताया कौन था? ग्वालियर के राजा सोरदेव का पुत्र था। अभी जो बता रहा हूं ध्यान रखना, दौसा इसको लगता था काफी दूर, अभी आउट हो गया लगता था। और ये बताते इसलिए दौसा के साथ साथ अपना साम्राज्य बढ़ाने की महत्वाकांक्षा लेकर निकला दौसा से, और महत्वाकांक्षा को लेकर ये दौसा की तरफ जा रहा था। पहले रास्ता ऐसे नहीं था, पहले आप जाओगे ना तभी आप जयपुर जाओगे। देखो NH 21, पहले NH 11 था, NH 21 आगरा टू जयपुर, आगरा टू जयपुर बीच में पड़ा दौसा जस्ट पहले। ये अब पहले क्या था, जयपुर आने के लिए दौसा से कट मारना होता था, और दौसा से कट होकर जयपुर आते थे, सीधा रास्ता नहीं था। ये पहाड़ी पहाड़ी जाओगे आप तो सुरंग है, बहुत लंबी, वो सुरंग काट कर तो रास्ता बनाएगा, लगभग 1.5 किलोमीटर तक अंदर ही अंदर रास्ता चलता है। तो पहले रास्ता सीधा नहीं था, मतलब सुरंगों के नीचे के पहाड़ी को काट कर बनाया। तो पहले रास्ता ऐसे था, दौसा से जाना पड़ता था, फिर जयपुर आते थे। और जब दौसा से जयपुर आया तो रास्ते में यहाँ पड़ा जम्बा रामगढ़, जम्बा रामगढ़। और जम्बा रामगढ़ में रहती थी जाति मीणा, और जम्बा रामगढ़ में आकर इसने मीणा को परास्त किया और किसने कब्जा कर लिया? जम्बा रामगढ़ पे। और जम्बा रामगढ़ को इसने दूसरी राजधानी बनाया। तो मैं आपसे कोई इसने बहुत क्या जीता, तो इसने जीता जम्बा रामगढ़, जीता था जम्बा रामगढ़, जम्बा रामगढ़ जीता, और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया, अपनी दूसरी राजधानी बनाया। जो जम्बा रामगढ़ है इसको कहते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर, की खेती होती है इसलिए इसे नाम देते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर। पेपर में आता है कि ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं, तो ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं भाई जम्बा रामगढ़ को। इसके बाद अपना वो जो फैक्ट है जो मैंने आपको बताया 21वीं पीढ़ी 33 राजा, वहां चलेंगे। अभी हम तभी अपने को फोकस करना फैक्ट पे। एग्जाम वाली चीजें क्या है, आप सुन कितना भी लोग पेपर में लिमिट चीजें चीजें पेपर में आती है, तो मेरे को सारे बहुत सारी हमारे कटिंग करनी है, अपने को केवल काम की चीजें करनी है उसमें कॉपी में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कछवा की पहली राजधानी कौन सी थी, तो दौसा, दूसरी राजधानी कौन सी थी? जम्बा रामगढ़। दोनों किसने बनाई है? दुलेराय ने। अब मैं आपको ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? तो कछवा की स्थापना कब की गई, कहां की गई? दौसा में किसको आया? बड़े बुजुर्गों को। और आप जम्बा रामगढ़ में आया था मीणा को, इनको आया था। आप जब भी कभी लोग देवी पढ़ते हो राजस्थान के कल्चर में, तो लोग देवी में तोता की देवी पढ़ते हो आप, कुल देवी और आराध्य देवी,
आ जाते। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर ऐसी देवी जिसे कुल की स्थापना के समय से पूछते हैं, पूजने का नियम कुल की स्थापना हुई थी उस समय भी वो देवी पूजी जाती थी। तो ऐसी देवी जो कुल की स्थापना के समय से पूजने वो कुल देवी, और ऐसी देवी जिसे बाद में पूजने लगे वो आराध्य देवी। सपोज आप करो कछुआ वंश में इस व्यक्ति ने इस देवी का आशीर्वाद लिया जम्बाई माता का, और जम्बाई माता का आशीर्वाद लेकर इसने इस पूजा को मीणा को बनाया और इस खुशी में से जम्मा राम ने मंदिर बनाया। लेकिन इसी की पीढ़ी चलती जा रही है और पहुंच जाती है मान सिंह पे। तो मान सिंह बंगाल से शीला माता की मूर्ति लाया और शीला माता की मूर्ति लाकर मेरे मंदिर बनाया, उसको बाद में पूजने लगे तो वो कुल देवी नहीं होगी, वो केवल क्या होगी? कभी भी शीला माता को कुल देवी नहीं कहते हैं क्योंकि वो बाद में पूजना स्टार्ट किया जब ये वंश की स्थापना के समय से पूजने से कुल देवी हुई जम्बाई माता, और इनके द्वारा जम्बाई माता का बनवाया गया मंदिर, और जम्बाई माता का मंदिर बनवाया था जम्मा रामगढ़ जयपुर में। इनके द्वारा करवाया गया निर्माण देखिए, इन्होंने निर्माण करवाया, इन्होंने निर्माण करवाया जम्बाई माता। जम्बाई माता के दो स्टेटमेंट है, एक पे मंदिर कहां है, एक इस देवी को क्या नाम देते हैं। तो जम्बाई माता का मंदिर है वो जम्मा रामगढ़, जम्मा रामगढ़ जयपुर में, वैसे कहते हैं कछुआ वंश की कुल देवी, कछुआ वंश की कुल देवी। ये दूल्हे राय क्लोज अपने को करना है, तो दूल्हे राय के फिक्स क्वेश्चन कब स्थापना की, कहां की, कितनी राजधानी बनाई, क्या निर्माण करवाया, ये दूल्हे राय से रिलेटेड फैक्ट है जो अपने को पढ़ना है। मैं आपको कितने राजा बनवा रखे हैं 20, तो अब कितने रह गए? 19, कितने रह गए? काउंटिंग देखो 19 रह गए। बन गया क्या ये? आपसे पूछा जयपुर में आमेर में कौन से वंश के राजा शासन करते थे? कछुआ वंश के। कौन से वंश के? कछुआ वंश का संस्थापक कौन है? स्थापना कब की, कहां की, किनको आके की? अच्छा इसने कौन सी देवी का मंदिर बनाया? ये क्या कहलाई? जम्बाई माता का मंदिर कहां है? कितनी राजधानी बनाई इसने? 2, पहली राजधानी, दूसरी कौन सी है? वो जाके क्या वंश की स्थापना कब हुई है? ये फिक्स चीज है, इनमें कोई फेर नहीं है। समय, क्षेत्र और कुल देवी 3 पॉइंट बस। अब मैंने जो आपको नहीं लिखवाया वो नोट लगा के पूरी लाइन बना लो उसकी, क्योंकि यहां नहीं लिखा सकते उसको, यहां केवल फैक्ट की बात करेंगे। तो नोट लगा लो उसके नीचे, और सेकंड राजा मुझे बता दो कौन सा सेकंड राजा। ओके ऐसे आपको याद रहेगा, पहले बता देगा कौन सा आने वाला है, आप मुझसे पहले कमेंट कर दोगे। नोट में लिखो, नोट में लिखना मान्यता अनुसार, मान्यता अनुसार राम के पुत्र कुश, राम के पुत्र कुश का पुत्र राजा नल, पुत्र राजा नल की 21वीं पीढ़ी, राजा नल की 21वीं पीढ़ी और 33वां शासक, 21वीं पीढ़ी राजा नल की 21वीं पीढ़ी और 33वां शासक ग्वालियर का स्वर्ण देवता, ग्वालियर का स्वर्ण देवता, स्वर्ण देवता जिसका पुत्र दूल्हे राय, जिसका पुत्र दूल्हे राय, जिसकी शादी दौसा के लालप सिंह चौहान, अगर पीछे रहेगा तो मुझे बता देना, पीछे रहेगा दोबारा बोलना है, दोबारा बोलना है, एक बार कॉफी दे दो आप, मुझे लाइन याद नहीं रहती, मुझे बोलता हूं मैं तो। मान्यता अनुसार राम के पुत्र उसका पुत्र राजा नल की 21वीं पीढ़ी और 33वां शासक ग्वालियर का स्वर्ण देवता जिसका पुत्र दूल्हे राय, जिसकी शादी दौसा के लालप सिंह चौहान, जिसकी शादी दौसा के लालप सिंह चौहान की बेटी सुजान कंवर, सुजान कंवर से हुई थी, सुजान कंवर से हुई थी। तब लालप सिंह ने वर्ग गुजरों के खिलाफ मदद के लिए दूल्हे राय को बुलाया था, मदद के लिए दूल्हे राय को बुलाया था। तब लालप सिंह ने वर्ग गुजरों के खिलाफ मदद के लिए दूल्हे राय को बुलाया था। ठीक है, ये पहला राजा हो गया। सेकंड टर्म में आपको मैं पहले बताया, दूसरा राजा कौन आएगा? कोकिल देव। कोकिल देव के कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको कुछ चीजें शामिल करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कोकिल देव में से कौन सा क्वेश्चन आपको याद करना है। सारी चीज सारी रामायण याद बिल्कुल नहीं करनी है, लिखेंगे सब कुछ, सुनेंगे भी सब कुछ, लेकिन जो चीजें जो आपको पेपर के लिए पढ़नी है, कम टाइम में, जो टाइम नहीं अपने पास, वही चीज याद करनी है। कोकिल देव का क्वेश्चन याद करना है, इसका बेटा था भाई पंचम सिंह, इसका बेटा था पंचम सिंह कछुआ। ये लाइन आपको सबको याद करनी है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आते हैं कि आमेर सिंह कौन सा व्यक्ति गया था, तो इसका बेटा है पंचम सिंह कछुआ। आपसे पूछा जाएगा इसका परिचय दीजिए, तो ये कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कह रहा है? इस व्यक्ति के द्वारा लिया गया था भाग, और इस व्यक्ति ने भाग लिया था युद्ध में 1192 तराइन का युद्ध, तराइन का सेकंड युद्ध। और तराइन का सेकंड युद्ध को लेकर मैं बात करूं, एक साइड में गोरी, गोरी नहीं गोरी, एक बार चक्कर पड़ गया था पृथ्वीराज चौहान को, किसी ने कहा गोरी वाला लड़ने, तो हमारे गोरी जोड़ी का नाम होते हैं, महिलाओं के नाम होते हैं, लड़कियों के नाम होते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान खुश हो गया, आज पहली बार महिलाओं से लड़ूंगा। बाद में उसे बताया कलयुग में तो गोरी तुर्की का रजनी का प्रसिद्ध आक्रमणकारी है, और मैं मुंह से जन्म के बाद उसके पास थोड़ी संपत्ति है, तो उसे पता चला मैं तो खुश हो रहा गोरी से लड़ूंगा। तो ये खतरनाक बातें इतिहास में आएंगी। और इधर पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि बाद में खबर गोरी आ रहा है, तो बाकी सारे राजा पहले मैं लड़ूंगा, क्योंकि सारे राजा पहले मैं लड़ूंगा। गुजरात का राजा मुराद के साथ भेज देना भाई, इधर से आ रहे पहले राजा मेरे पता ऐसे चले जाएंगे, गुजरात में लड़ूंगा। तो ऐसे तैयार बैठे थे। तो गुजरात के बाद गुजरात में पहुंचा गोरी, मुराद मुझे पता चला वो गोरी नहीं है, ये तो रजनी का लुटेरा है। तो क्या सोचते मैं आपको कहूंगा, वो किस्मत अच्छी थी मुराद जी की, उसकी माफी नहीं कर दी, नहीं तो फेंक के भागा था। तो चालू पुलिस आ जाएगा, उसकी मारी नहीं कर दी, मैंने कहा तू चालू क्यों बन सके, तेरे लोगों में भीम सेकंड का खून होता है, और तू फेंक के भागेगा, तू हमें लज्जित करेगा, मैं मान करेगा, सामने से हो जाएगा, उस मां का नहीं करेगा। तो कहती थी उसका पति का युद्ध में मरा, उसका बेटा भी युद्ध में मरेगा, और मैं कैसे बताऊंगी कि मेरा बेटा मेरा पति जरूर युद्ध में मरा, लेकिन मेरा बेटा तो युद्ध में फेंक के भागा था। बदला में पल भागा चालू पे, ये इतिहास उनको याद करता है, मरते हैं लड़के जीतते, भागने वालों को इतिहास हमेशा पाया जाता है, और याद नहीं करता, इतिहास नहीं करवाया जाते भागने वाले लोग। तो देख रहे भागने का इतिहास लिखने का समय, अगर तुम्हारा लड़ा तेरे पास गोली का कुछ नहीं है, तो तुर्की लुटेरा जा भी गया, उसे लड़ने वाले सारे के सारे मरे हैं, तेरे पास गोली क्या है? तो युद्ध लड़ेगा तो जीता कोई तेरा नाम, और तू लड़ता मर गया कोई तेरा नाम, कि कोई से लड़ता मरा, तेरे लुटेरे से लड़ता मरा, सोचा करते हुए तेरी तो हार में भी प्रसिद्धि है, जीत में भी प्रसिद्धि है। अब तू सोच किस्मत ने साथ दे दिया, कि तू जीत गया, तो सदियों तक तू याद आ जाएगा कि कोई जैसे लुटेरे को गुजरात की भूमि में टक्कर मारने वाला राजा गुजरात का मुराद सेकंड था, चालू होगा। और ये जो उस मां ने कहा उस दिन बैक चेन गोली सारी पे फेंक दी। अब मुराद सेकंड भागेगा नहीं, लड़ेगा, मरने के बाद भी प्रसिद्धि, ऐसा मौका लोगों के पास होता है कि मरने के बाद हारने के बाद भी यश प्राप्त हो, या तो अभिमन्यु को प्राप्त होता है मुराद सेकंड प्राप्त होगा, हम लड़ेंगे। और तब युद्ध में खुदा, और मुराद सेकंड ने अपनी सेना को कहा फर्स्ट
से लास्ट कंपैरिजन लड़ेंगे तो मरने तक लड़ेंगे जब तक धर्म से सलामत रहेगा, सिर नहीं झुकेगा और सिर कटने तक लड़ता रहेगा। और जब लड़े तो गोली को भागना पड़ा युद्ध में, और वो गोली का कहता है मेरे पैर तेरी रियासत खाली हो जाती है, मेरे रियासत में एंट्री करते मेरा घोड़े का पैर पट्टी राजा भाग जाते हैं, उस गोली को भागना पड़ा। गोली 8 साल तक बाद की तरफ कभी सपने में नहीं सोचा मैं भारत जाऊंगा, क्योंकि 19 साल का लड़का इतने भयानक तरीके से लड़ा कि उसे पूरी तरीके से पत्थर बचा दी, केवल 19 साल का था। पर बता दे गोली इतनी स्पीड में भागा कि लौट के नहीं आया, इतना ज्यादा प्रसाद दे दिया, पूरा कान तोड़ दिया, पूरी नाक तोड़ दी, पूरा सारे आइटम कर दिया। तो चाणक्य और वो इतिहास में बताता है कि मोहम्मद गोरी नाम के लुटेरे को बाद 19 साल के लड़के ने गुजरात में पटक के मारा, तो मुल्ला सेकंड है। आज मैं क्या बता दे उसकी मां भी आकर की नहीं करती, उसकी सच के साथ में पता पिता के अचानक मरने के बाद जिम्मेदारी आई थी, उसे पता ही नहीं था जल्दी में मेरे से मालूम हुआ, अचानक पिता की मृत्यु हुई, अचानक से राज्य से हुआ, अचानक से राज्य से दूसरे दिन गोली कट गया। पहले सोचा महिला है मजाक करने में, बाद में पता चला लुटेरा है तो भागना भी पड़ेगा, सारी सोचे ने। तो युद्ध बहुत कम लोगों को ये किस्मत मौका देती है कि हार के बाद भी ये प्राप्त होता है। ये मन्नू को पता है मुल्ला सेकंड अब देखो आगे क्या गोली होती है जीत, क्योंकि चेतन गढ़वाल अबे कोई राजा किसी चोरी को भाग ले जाएगा तो वो तो उसका बदला लेगा। तो चेतन गढ़वाल कन्नौज राजा आ गया, गोली सामने आपके साथ हो, मेरी बेटी को मैं आपके सामने भाग लेगा, ये टिकट रोक ले, ले जा रहा हूं, पूरे पीछे बेटी सवारी रोक सकता रोक ले। मैंने पूरी सेना भेज कर देखी, पूरे यानी टेंट लगा हुआ था, सारे लोग इधर रिश्तेदार सामने नीलाम करके गया, मैं बैठा रह गया, कुछ निकल नाटक में उड़ा ले पिटा के भाग लिया। मैंने सेना भेजी, सेना जब पहुंची तब तक पेड़ के चारों तरफ फेर लेके सारी कुछ विवाह कर देते, पेड़ को साक्षी मानकर। तो मैं कुछ तरीके मैं चाहता हूं कि मैं उसे सब छीन लूं, उसका यश उसका राज्य उसकी रियासत मुझे बदला चाहिए। गोली ने कहा मुझे साथ चाहिए किसी जगह, तो दोनों मिलकर लेकिन नहीं सकते, कोई आप युद्ध जीत वापस ले जाओ, पैसे लेके और ये सारा मुझे दे जाओगे। गोली ने मौके पर कुछ मिला लिया अपनी तरफ, और गोली ये तो लोग है तो क्या लोग ऐसे जो मौका निकलने के बाद किसी की वैल्यू नहीं, युद्ध जीता जीतेगा, चेतन गढ़वाल बड़ा साल बात किया तो मुझे दे दो, गोली ने कहा कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिला। तो युद्ध किया गया, इसने चेतन की कमी तो वो हिंदी बोली जाती है ना, चेतन इसने चेतन को कुछ नहीं मिला, अपना विनाश कर लिया। अब देखो ये तो स्टार्टिंग में जाओगे चौहान में जाओगे, वो भी ज्यादा खतरनाक बात है। तो ये पृथ्वीराज चौहान की होती है इसमें हार, और इसका साथ दिया पंचम सिंह कुशवाहा, पंचम सिंह कछवा। ये आपको इसलिए याद रखनी लाइन क्योंकि आमिर का ऐसा राजा जिसने तरंग के युद्ध में भाग लिया और लड़ते हुए मारा गया, वो कौन था? पंचम सिंह कछवा। ये लड़ते हुए मारा गया था इसमें, ये मार। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, कोकिल में थोड़ा फेवर लिया। मैं आपको पहली राजधानी दूसरी राजधानी जमराम, पता नहीं कौन याद कर रहा है, पहली राजधानी दूसरी राजधानी, और इसने क्या राजधानी चेंज कर दी, राजधानी बना दी आमिर, राजधानी चेंज कर दी, राजधानी बना दी आमिर, आमिर को 1207 में। तो आमिर राजधानी बनाने वाला आमिर का राजा कौन था? कोकिल। तो आमिर सबसे लंबे समय तक राजधानी ये रही 1727 तक, 1207 से लेकर 1727 तक राजधानी रही। इसका मतलब ये रियासत काल में आमिर सबसे लंबे समय तक राजधानी रही, यानी 1207 बन गई तो कोकिल 1727 तक। ठीक है, चलिए राजधानी 1207 में कौन बनाता है? कोकिल। अगला इसमें फैक्ट क्या है देखो, इसने वो क्या कर दिया, ये तो इलाका है ना, आप जाओगे जैसे ये जयपुर है, ये जयपुर, ये रोड है, एक ये रोड, ये जगह सीधे दिल्ली को, ये सीधे दिल्ली को जा रहा है। पहले इसको कहते थे चार, कहते थे 44, नाम चेंज हो गया हाईवे का, पहले सबसे बेस्ट हाईवे पहले 4 कहते थे, नाम क्या हो गया 44। तो यहाँ रास्ते में यहाँ एक जगह पड़ती है मेड़, और जो बैराट है ना वो विराटनगर, और ये बताते हैं इन दोनों में कब्जा कर रखा यादव वंश के राजाओं ने, इन यादव वंश के राजाओं का मेड़ और विराटनगर को जीता था। तो दो जगह होती थी इसमें से केवल दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी पूछे जाए पहला और दूसरा, ये तीसरा तो स्टेटमेंट के तौर पे लिखना है, इसने जीता मेड़ और विराटनगर। मैं यादव को रहा फिर आपसे आमिर में किसको आमिर में मीणा को, आमिर में मीणा को आया, आमिर में मीणा को आया, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो पहली राजधानी दूसरा, दूसरी जमरामगढ़ और तीसरी आमिर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करें, इसके काल में घटना है, इसके काल में विभाजन, इसके काल में दो व्यक्ति थे इन्हीं के वंशज, और वो आमिर को छोड़कर चले गए अलग अलग जगहों पे। अब बात आती है इंपोर्टेंट बात क्या है, कोकिल जब राजा था तो कोकिल के काल में दो व्यक्ति आमिर छोड़कर चले गए, इनके वंशज इन्हीं के परिवार में थे, फैमिली मेंबर थे। उनमें एक व्यक्ति का नाम था नरका और एक व्यक्ति का नाम था सेका। ऐसे करके दो व्यक्ति थे जो आमिर छोड़कर चले गए और इन्हें चाहिए थी स्वतंत्रता। नरका चला गया अलवर और सेका चला गया जिस जगह पर उसके नाम से उसको कहा गया शेखावाटी, शेखावाटी। तो नरका अलवर गया, ये सेखावाटी गया, तो अलवर में आगे जाकर कछवा वंश के वंश शासन करने लगे। तो यहाँ कछवा की नरका शाखा शासन करती है, इसलिए नरका शाखा, और यहाँ शेखावत, यहाँ भी कछवा का शासन था जिन्हें शेखावत कहने लगे। तो ये दो शाखाएं बनी, तो आमिर से ही दो शाखाएं निकल के बनी, एक नरका शाखा, शेखावत शेखावत और नरका अलवर। पुत्र नहीं, मैंने आपको फैमिली में नाम दिया, केवल कछवा का कछवा से परिवार में से कछवा कछवा, लेकिन पुत्र नहीं, संतान की बताई मैंने आपको पंचम सिंह कछवा, या मैंने आपको पुत्र नहीं बताया, मैंने कहा फैमिली में मध्य तो एक अलवर चला गया, शेखावटी चला गया। तो एक शाखा कहलाती शेखावत में कछवा की, और एक कहलाती जो शाखा वो कहलाती नरका शाखा। वैसे हम किस मंदिर का निर्माण करवाया था आमिर, अम्बिकेश्वर मंदिर। ये दो राजा भगत, मैं आपसे बार-बार एक ही चीज याद करवा रहा हूं, तराइन के युद्ध में जयपुर से किसने भाग लिया और वो लड़ता हुआ मारा गया, वो भी फिनिश, युद्ध भी फिनिश। अब देखो आमिर को राजधानी किसने बनाया, कब बनाया, तोसा को राजधानी किसने बनाया, कब बनाया, याद रहेगा। कुलदेवी कौन सी है, जम्मा का मंदिर कहां है, जमरामगढ़। किसने बनाया, जा तुले रानी किसने बनाया, कछवा की स्थापना कब हुई, कहां की गई, तोसा में, कहां की गई, पहली राजधानी तोसा, दूसरी जमरामगढ़ और तीसरी आमिर। आमिर किसने बनाई, ये सबसे इंपोर्टेंट है। कोकिल देवी किसने बनाई, कोकिल के काल में अलवर में कौन गई, नरका, और शेखावाटी में कौन गई, शेखा। याद रहेगा, बाकी कोई इंपोर्टेंट ये मैंने आपको शामिल कर दिया, बाकी कोई मैं तो है ही नहीं। चलिए आगे तीसरे नंबर राजा देखो, इसमें कौन सा है, पृथ्वीराज। चलिए आगे देखते हैं, ये तो बढ़िया पिछला। अब अपना नेक्स्ट राजा आएगा पृथ्वीराज कछवा। अब आप कहोगे कि कार्यकाल भी भारत तक कोई कार्यकाल नहीं आएगा, भारत के बाद कार्यकाल स्टार्ट होगा। देखिए पृथ्वीराज कछवा में इंपोर्टेंट क्या है, दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। देखो एक सीक्वेंस पढ़ने का, हर चीज को पढ़ने का एक तरीका है। सबसे मेन बात है, जब भी राजा है तो राजा के लिए सबसे पहले लिखाता हूं कि जब भी राजा था तो इसके समकालीन यानी आसपास के रियासत में राजा कौन थे। तो जब भी राजा था तो इसके समकालीन शासक, समकालीन समझ लो आप, उसी समय आसपास राजा कौन थे। तो इसके समकालीन शासक और समकालीन राजाओं में राणा सांगा और बाबर, एक मुगल वंश का राजा बाबर और मेवाड़ का राजा राणा सांगा। मेन चीज क्या है, पृथ्वीराज कछवा पढ़ रहे हैं, और पृथ्वीराज कछवा के समकालीन तो मैंने आपको राजा बताया, एक बाबर और एक राणा सांगा है, और दोनों में कोई भिन्नता
और युद्ध हुआ खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। और ये जो खानवा का युद्ध हुआ है, इस खानवा के युद्ध को लेकर बात करेंगे। तो खानवा के युद्ध में चीज आप जान रखोगे, एक साइड में तो है बाबर, क्योंकि मोहम्मद शरीफ नाम के विद्वान ने कहा था भविष्यवाणी की थी बाबर अब लौट जाइए, आपके लिए बात की भाई कुछ नहीं है, और राणा सांगा की जीतता है, भविष्यवाणी भी खिलाफ थी, फिर भी बाबर लड़ा, क्योंकि बाबर ने लोगों में जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध है ना, बाबर का युद्ध है ना किसी सांगा का युद्ध है, धर्म युद्ध जिहाद है, अगर हथियार उठाओ तो धर्म के लिए उठाओ, अगर हथियार उठाओ तो जिहाद के लिए उठाओ, जीत हुई तो धर्म के लिए जिहाद है। इसलिए बाबर को लगता था कि भविष्यवाणी हो सकती है। और दूसरी साइड में सांगा ने पार्टी पे चला दी, सारे राजाओं को इकट्ठा कर दिया, लेकिन बात ये थी वाले राजा तलवार लेके आगे, या तलवार पे दागी गई, तलवार वाले आगे और तलवार पीछे, इतनी तोपे दागी गई, तो पद्धति जो मेरी जाति से लेकर आया था, बाबर को पता था बिना तैयारी के नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमें मौका एक ही मिलता है, किस्मत मौके कम देती है, छीन लिया एक ही मौका, अगर मैं वहां से, क्योंकि बाबर बहुत बड़ी साम्राज्य राजा था, पहले फरगना के बाद से काबुल जीता, काबुल के बाद से समतल जीता, लेकिन एक टाइम ऐसा ऐसी भारी पलटी यूनान के राजाओं से पूरी तरह से बात कर, जितना सब कुछ था सब कुछ लिया, सब कुछ लिया, सब कुछ लिया। बाबर की स्थिति राजा एक सम्राट, फरगना का सम्राट, मिर्जाओं का राजा भीख मांगने लगा, ऐसी स्थिति में राजा भीख मांगने लगा, फिर से मौका मिला, अब भारत जाइए, लेकिन दो व्यक्ति हैं आलम खां और दौलत खां, लोगों ने इसको बुलाया था भारत जाइए, तो उसको पता है कि मौका भारत जीत गया तो ये दिन मेरे जो थे अच्छे दिन जो थे मोदी जी बताएगा वापस लौटाएंगे, आएंगे वहां से, तो बिना तैयारी के जाना बेवकूफी है। तो पूरी तैयारी जाति के पास गया, तो नहीं तो चलाना सीखा, तो किसी की बंदूक ईरानियों से बंदूक लेकर आया और पूरे तैयारी के साथ गया पानीपत में, और पानीपत में जब उड़ा इब्राहिम लोधी देखता है कि ये तोपे कहां से लेकर आया, इतनी तोपे दागी कि इब्राहिम लोधी मार गया, दिल्ली पहुंचे, दिल्ली के बाद पंजाब पहुंचे में, और की बात के हर कोने से आवाज आ रही थी, राणा सांगा राणा सांगा राणा सांगा। बाबर को लगा एक म्यान में तो तलवार नहीं ले सकती, एक बात के दो सम्राट नहीं ले सकते, या तो सम्राट बाबर लेगा सांगा लेगा, एक म्यान में तो तलवार कभी नहीं ले सकती, तो सांगा को संदेश समझाओ कि दीन स्वीकार कर ले, जब दूध जाता है तो सांगा ने तलवार निकाली, मेवाड़ी तलवार, और तलवार निकाल के की करते कहा ये मेवाड़ है, या सिर काट के बात की जाती है, दीन स्वीकार करने वाले या चोल संदेश लेकर आजा से जिंदा नहीं है, तो छोड़ रहा हूं, लेकिन जाकर बता दे मुझे बाबर को अब ये यूनान नहीं है और ना ये काबुल नहीं है, दिल्ली है मेवाड़, और मेवाड़ से झुका करना होता है, और चल से उठेगा उसे कटने के बाद उठेगा, उससे पहले नहीं हो सकता, जाकर बताओ नहीं करते किसी से, इतनी तोपे के ना हो, हम मेवाड़ी है सिर कटने लड़ेंगे और लड़के हम मेवाड़ी है, अगर महादेव पति आए हैं और वही करते रहेंगे। जब बोला गया तो जाकर बाबर को बताया, बाबर खुद डर गया, बाबर सांगा डरता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता, यहां पर मैंने तेज दिखा है, उसका हाथ और पैर नहीं है, एक हेडलाइट भी नहीं है, आप भी कतली तो चलिए, लेकिन बाहर से बात करते तो बात करके ले जाए ना, वैसे लगता है कि जयेंद्र देव स्वयं बोल रहे हो पुलिस लेकर, उससे लड़ना बड़ी बात है। तो मोहम्मद शरीफ के साथ पार्टनर करता गया, बाबा कहता क्या हो सकता है, भविष्यवाणी कितना पीछे पीछे तो हारेगा, सांगा के सामने टिक नहीं पाएगा, तब बाबर ने कहा एक ही चांस है, अगर ये मर गया तो मुक्ति मिल जाएगी, जीत गया तो सम्राट बनूंगा, पूरी बात का, इसलिए तुम बदली लाइए और जिहाद को लेकर लड़े, तब जिहाद को लेकर लड़े। और ये जो सांगा था, राणा सांगा की इसमें इतिहास और बाबर की थी, इस युद्ध में साथ दिया था भाई पृथ्वीराज कछवा ने, इसमें भाग लिया सांगा की तरफ से पृथ्वीराज कछवा ने, जिसमें लड़ते मारे भी गए, इसमें लड़ते मारे गए। दो चीज दो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, तराइन के युद्ध में आमिर से किसने भाग लिया और खानवा युद्ध में आमिर से किसने भाग लिया, दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों ही इंपोर्टेंट है, तराइन के युद्ध में किसने भाग लिया और खानवा युद्ध में किसने भाग लिया। अब वापस आ जाओ, वापस यानी कि इसकी रानी थी बालाबाई, रानी बालाबाई, और बालाबाई का ये ज्यादा ये कह सकते ज्यादा प्रभाव था बालाबाई का, तो बालाबाई के गुरुजी थे कृष्णदास पेरी, नाम सुना कृष्णदास पेरी का, कौन था बताओ, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य के बाद रामानंद जी, और रामानंद जी का शिष्य था गलता जी, सॉरी कृष्णदास पेरी, रामानंद संप्रदाय की स्थापना, गलता जी में नाथ संप्रदाय के उपवास करके शास्त्रों में इसने कब्जा किया और रामानंद संप्रदाय की स्थापना की गलता जी में, गलता जी का पेपर में, और रामानंद संप्रदाय के राम सीता की पूजा करने का प्रावधान है, और ये बताते हैं इनके गुरु कृष्णदास पेरी, इनके गुरु का नाम था कृष्णदास पेरी। बालाबाई अक्सर इनके जय करती आश्रम में, और इनका जो संप्रदाय इनका संप्रदाय था रामानंदी, एक राम सली और एक रामानंदी, राम सली सापड़ा और रामानंदी गलता जी, देखो दोनों में अंतर क्या है, रामानंदी संप्रदाय और राम सली पढ़ाई संप्रदाय नहीं पढ़ा पढ़ाई ना, इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों का एक मतलब है, रामानंदी राम सीता के साथ पूजने का प्रावधान एक साथ पूजा करते हैं, और राम सली में केवल राम को पूजा जाता है, राम के प्रावधान में मान्यता है, राम को राम नहीं पूजा जाता, राम सली में दशरथ का पुत्र सीता का पति राम मानकर राम पूजा जाता है, ऊपर में व्याप्त राम है, जो हमें व्याप्त राम है, जो हमें प्रावधान है वो चीजें में व्याप्त राम रूपी उन चीजों को राम मानकर पूजा जाता है, ऊपर में व्याप्त राम पूजने का प्रावधान है, इसमें राम सीता को पूजने का प्रावधान है रामानंदी में, दोनों में इतना अंतर है। वही जो संप्रदाय है कृष्णदास पेरी का संप्रदाय रामानंदी, रामानंदी संप्रदाय, इसकी प्रमुख पीठ और इसकी प्रमुख पीठ है गलता जी में, यानी प्रमुख पीठ है गलता जी में। बालाबाई ने इसे पढ़ा लिया, अक्सर इनके आश्रम में जय करती थी, बालाबाई ने कहा कि मुझे मेरा राज्य विस्तार चाहिए, मुझे बहुत बड़ा राज्य चाहिए, तो उन्होंने एक मूर्ति दी थी इनको नरसी की, कृष्ण जी की प्रतिमा दी, उसको कहा इसको ले जाइए और अपने आमेर के किले में मंदिर बना लीजिए, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं मंदिर में जाइए, आपकी मेहनत लगेगी ना, आपका साम्राज्य दिन दुगना राज चौगुना होगा, बढ़ता जाएगा। तो वो मंदिर बना दिया नरसी मंदिर, और पता साम्राज्य विस्तार हो गया, लेकिन रात में वो मूर्ति चोरी कोई लेगा उठा लेगा, चोरी कर लेगा, बालाबाई ने सोचेगा मंदिर तो है मूर्ति नहीं है, मूर्ति क्या है, अब समस्या कैसे बन गया, और समस्या कैसे बना, तो तुरंत बालाबाई ने पृथ्वीराज कछवा पे बात की, तुरंत एक नई मूर्ति बनवा के उसको स्थापित करवाया, लेकिन वो दूसरी है, बता दो उस मूर्ति को था, तो उसको चीज लगा ये हुआ, ये मारे गए इसमें, और बाले बेटे को गया उस मूर्ति के जाने के बाद, तो उसको कहते हैं नरसी मंदिर, तो एक कल्कि मंदिर और एक नरसी मंदिर, कल्कि मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिस पर आधारित है, जो अभी तक हम पर हुआ ही नहीं है, विष्णु भगवान का, उसको देखकर बनाया गया, और जयपुर में मंदिर में मैं तो ये कहता हूं आपको पहले कल्कि मंदिर देखना चाहिए, उसके बाद कुछ करना चाहिए, क्योंकि बताते हैं कि छदम पुराण में हमारा उसमें लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार होगा, और कल्कि अवतार का जो मंदिर है कल्कि मंदिर, उसमें ज्योतिष शास्त्र पढ़ा जाता है, जैसे उसने पहले पढ़ा ज्योतिष शास्त्र को, वेद पढ़े, उन्होंने पहले चीज को पढ़ा उस आधार पर बनाया, उस मंदिर पे बनाया, और पूरे पहले होता नहीं जो उसके गड्ढा गिरा, उस गहरे गड्ढे के मार्ग में लिखा हुआ है जिसने गड्ढा पूरा बच जाएगा, उस दिन कृष्ण जी भगवान विष्णु कल्कि अवतार में घोड़े पर बैठ के पूरी पृथ्वी को कलयुग अंत करेंगे, पूरी सृष्टि का विनाश करेंगे, अंत करेंगे। अब वो गड्ढा कब तक होगा समस्या है, तो आप पहले कुछ बताओ गड्ढे को लेके आओ, वही तो वापस लेके सबसे पहली बात, सबसे मेन बात है कल्कि मंदिर से देखना चाहिए कि आप अगर थोड़ा खाली पढ़ना छोड़ो, घटनाओं को जान दो, मौज मस्ती करो, और सबसे ऐसा नहीं है कि आप जीवन से दुखी हो, परेशान हो, जीना नहीं चाहते तो ले जाओ ट्रैक्टर में मिट्टी भर के आज बैठ के छोड़ेंगे, सोते बनना चाहिए, ऐसा नहीं है, सोते बनना चाहिए, जाके एक दिन पूरी कर दो, हमें खत्म करो, हमें नहीं है, क्यों कह रहा है, मैंने देखा नहीं, बहुत कम इसी तरह पढ़ा हूं, देखो देखो आप भी देखा बहुत टाइम, मैंने 4-5 साल पहले देखा था, कुछ भी हो आप जाके ले जाओ, सारे लोग बनना चाहिए, एक भाई एक तो मामला कर देखो, देखो रानी कौन सी है, बालाबाई, और आते लोग तो बात समझ में आ रही है, पहले समझ नहीं आई, यार हम बात करें तो बालाबाई मंदिर बनवाया, लक्ष्मी नाथ मंदिर, ये राजा ने बनवाया मंदिर में, रानी पे पैर लगाया, उसका निर्माण करवाया, हाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया। सबसे बड़ी बात है पृथ्वीराज कछवा, अब रानी डेली शाम को स्टोरी बताती थी, आज आश्रम में ये हुआ, आज आश्रम में ये हुआ, आज आश्रम में ये हुआ, तो
परेशान हो गया। वो कहता है कि मैं पूरे दिन तो काम करता हूँ, पूरे दिन युद्धों की रणनीति बनाता हूँ, शाम को आता हूँ तो तुम गुरुजी का बताते हो, गुरुजी ने ये किया, कोई स्टोरी सुना, तुमने नहीं सुनी। वो कहती है आप गुरुजी के पास चलिए, अगर आप जाओगे तो आप भी गुरुजी करोगे, लेकिन तुम गुरुजी की उपदेश सुने तो पृथ्वीराज चौहान इंप्रेस हो गया, और पृथ्वीराज चौहान रात को गुरुजी की बात करें, अपनी बात खत्म, गुरुजी की बात स्टार्ट। अगला एपिसोड गुरुजी का होगा। तो ये बताते हैं पृथ्वीराज चौहान के लिए इनके कुल पुत्र थे 12 पुत्र यानी बेटे, और इन्होंने 12 बेटों में अपना राज्य बांटा। अरे क्या हो गया, कहाँ चल रहा है मामला तुम्हारा? क्या अभी भी तो था, पहले आपको पता है, पहली मान्यता ये थी अगर किसी राजा की संतान नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, तो राय गुरु जी के पास जाने के लिए देते थे। हाँ देखो, अकबर के 3 बेगमों के बाद संतान नहीं थी तो अकबर को आगरा से पैदा जाना पड़ा 6 की जगह पर, और उसने पता नहीं कौन सा मंत्र दिया, लौट गया तो सही हो गया। तो पहले गुरु जी देख रहे थे ना, अब क्या करें? बहुत सारे इसके एग्जाम में बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसके। जाम्बा जी गंगा गेला संत, जाम्बा जी को गंगा गेला संत कहते थे, उसका भी गोरखनाथ के पास गई थी, उसकी मां की संतान नहीं हो रही, कैसा मंत्र दिया, ये तो हो गया। तो इतना फास्ट पहले गुरु जी का फास्ट रिजल्ट जल्दी, आज का रिजल्ट आते नहीं। हाँ देखो, पहले क्या होता था, आपने वैदिक काल में देखा होगा, किसी महिला को पुत्र चाहिए और उसे लगता है सामान्य पुत्र नहीं चाहिए, मुझे देवता से पुत्र चाहिए, तो किसी देवता का आह्वान करती थी, मुझे आपसे पुत्र चाहिए, तो तुरंत रिजल्ट आते थे। फिर तो देवता भी तुरंत बैठे रहते गाड़ी में, कोई बस आह्वान करे। हाँ देखो, अर्जुन को देखो, अर्जुन किसका बेटा था, इंद्र का, कल को देखो सूर्य का, तो मांगी तो वैदिक वरदान में, ये ऊपर थोड़ी नहीं वरदान मांगा, मैं आह्वान करती हूँ, मुझे आपसे पुत्र चाहिए, सूर्य देवता लीजिए सवाल पालन कीजिए, पालन पोषण। तो ऐसे प्रक्रिया थी पहले थी। आज बाबा जी जेल में, देखो इनमें तो आगे के बाबा जी पोषण तो खूब किया वही वाली, लेकिन पकड़े जाते थे, पहले पुलिस होती नहीं थी, पहले गुरु जी को पकड़ने के पुलिस होती नहीं थी। क्या हुआ, सोए थे इनका क्या सोचा, कब तक संपूर्ण साम्राज्य का विभाजन किया, और यहाँ सरकार चलेंगी तो सोएंगे कहाँ से तुम लोग? और इनके द्वारा पता चलाई 12 बेटों में राज्य बांटकर पता चलाई 12 कोटरी था। इंपोर्टेंट है ये वाली लाइन, और ये पहली वाली लाइन खानवा युद्ध में किसने मारी, दो इंपोर्टेंट लाइन है। अभी बीच में अलग वाली के कृष्णदास पेरी बता दिया कि कृष्णदास पेरी जो थे रामानंद सम्प्रदाय के रहे थे, उनको राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी रामानंद जी द्वारा, आप जाइए और राजस्थान में इसकी स्थापना कीजिए। तो राजस्थान में प्रचार किया तो एक शिष्य होता था, उन्होंने रेवासा में इसकी पीठ स्थापित की थी, रेवासा में। और यहाँ तो रामानंद राम और सीता के युद्ध में पूजा किया, तो यहाँ राम को परम माना जाता है, सीता को शक्ति माना जाता है, माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद इसके बेटों में युद्ध करवाएंगे, फिर बारहवीं करवाएंगे, बन गया चले आगे। तो 12 कोटरी किसके द्वारा चलेगी, इसके द्वारा। अच्छा, इसके समकालीन राजा को पहला कौन है, दूसरा, दोनों का युद्ध कौन सा हुआ, पृथ्वीराज चौहान के 10 साल लिया, और फिर लड़ते हुए इनकी रानी का नाम है और इनका गुरु का नाम किस संप्रदाय के थे, फिर वो पीटना है, और इनका निर्माण किसने करवाया। तो मैं आपसे कितने बेटे को 12 बेटों में क्या बांट दिया, तो पता क्या चलाई, 12 कोटरी पता के साथ चलाई, याद हो जाएगा। अब चलें, अब आगे क्या है, एक बार आप समझेंगे चीज को, मैं आपको बताने जा रहा हूं। पृथ्वीराज चौहान जैसे मैंने आपको लिख दिया है, अभी लिखेंगे, केवल सुनेंगे इसको। इससे मैंने कितने बेटे बताए थे, और एक स्टेटमेंट यहां से प्रक्रिया तैयार होगी, इसके 12 के बजाय 4 पत्रों का अपन थोड़ा पेपर पढ़ेंगे। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था भीम, और ये नियम था बड़े बेटे को राज मिलेगा, ये नियम था राज दिया जाएगा बड़े बेटे को, भीम यानी भीम राज। सेकंड नंबर पे मैं आपसे बात करूं, सेकंड है पूर्णमल। तीसरे नंबर का बेटा था सांगा, तीसरे नंबर का बेटा था सांगा, और चौथे नंबर का बेटा था बारमल। बारमल को दासी पुत्र भी बता दें, बारमल को कुछ विद्वान कहते हैं कि दासी पुत्र था, रियल पुत्र तो 3 थे। नियम तो ये कहता है कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, तो अवतार कौन है, भीम। लेकिन आपको मैंने रानी का नाम बताया था, कौन सी थी, तो इसकी मां का नाम था बाला भाई, तो प्रभावी उसका राजा, तो वो कहीं राजा राजा बनेगा, तो इसकी मां का नाम था बाला भाई, और इसके बेटा था एक पुत्र था सूजा, इसका बेटा था सूजा। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ध्यान रखेंगे सारे लोग, पूर्णमल को बाला भाई के कहने पर राजा बनाया गया, इसे बाला भाई के कहने पर राजा बनाया गया, इसे बाला भाई के कहने पर आमेर का राजा बनाया, आमेर का राजा बनाया। लेकिन मैं आपसे कहूं, भीम सिंह ने इस पर दावा पेश कर दिया कि ऐसे कैसे बन सकता है, मैं हूं तो मुझे राजा बनाया जाना चाहिए। और आप जानते हो एक पीढ़ी चलती थी, बाप के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, अगर पूर्णमल राजा बनेगा तो उसके बाद राजा बनेगा कौन होगा, सूजा। तो सूजा को लगता था मेरे पिता को उत्तराधिकारी किया, तो अगला उत्तराधिकारी कौन है, सूजा। भीम के 2 बेटे थे, इसके भी 2 पुत्र थे, एक का नाम था बड़े बेटे का नाम था रतन सिंह, बड़े बेटे का नाम था रतन सिंह, और छोटे बेटे का नाम था आस्कर। अब दिक्कत क्या हुई, अब ये तो तीसरा वाला है, इसका कोई लेना देना नहीं, मेरा तो तीसरे नंबर का नाम आता है, मैं तो नहीं, इसको ये बनेगा, ये बनेगा, तो इसने नगर बसाया, कसवा बसाया साना, इसने कसवा बसाया साना। लेकिन भारमल एक लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति, इसकी नजर गद्दी पर, अब ये किसी न किसी कारण से चक्कर चलेगा। लेकिन भारमल का इन दोनों के कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। अब ये दोनों में कंपटीशन, इन दोनों में तारका युद्ध, इन दोनों में तारका युद्ध, जो उसके रीजन है एक बनाया तो उसके बताया पूर्णमल को राजा बना दिया गया, तो दीदी राजा जब आते थे वो मान्य होगा, राजा ने आदेश किया राजा बनेगा पूर्णमल, तो पूर्णमल को मिलनी चाहिए। और भीम कहता है कि तारका मैं हूं तो पूर्णमल को क्यों बना दिया गया, मैं योग्यता से आ गया हूं, तो मैं योग्य हूं, बड़ा बेटा हूं, तो मेरी होनी चाहिए। दोनों बेटों में तारका युद्ध हुआ, और इन दोनों के बीच में तारका युद्ध हुआ, उस युद्ध को अपन नाम देते शिखर का युद्ध। इन दोनों में युद्ध हुआ शिखर का युद्ध, और शिखर का युद्ध में एक साइड में कोई भीम और एक साइड में पूर्णमल। इस पूरे युद्ध की लेकर बात करें, पूर्णमल की जीत में हुई थी हार और भीम की हुई थी जीत, इसलिए पूर्णमल मारा गया, ये मारा गया। हम जो युद्ध जीतेगा वही राजा बनेगा, राजा बनेगा भीम। भीम के उसके बेटे को तारका युद्ध, लेकिन ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और ये मरने के डर से यहां से चला गया और जाकर षड्यंत्र करने लगा, योजना बनाने लगा कि असली तारका मेरा पिता था, जिसे युद्ध में धोखे से प्राप्त किया भीम ने, और इसलिए भीम के तारका स्थापित हो रहे हैं। तो मैं कैसे करके अपने पिता का जो है जो चीज है उसे वापस लेकर आऊंगा, इधर से राजा को बन गया। लेकिन भीम लगभग 2-3 साल राजा रहा, भीम के अचानक से हुई मृत्यु, और भीम के अचानक मृत्यु अकस्मात हुई, अकस्मात मान नहीं था, बीमार भी अचानक मृत्यु हुई, जिसके कारण भीम के अचानक मरने का उसका बड़ा बेटा था, इसका नाम था रतन सिंह। छोटे छोटे एक लाइन आएगी, लेकिन आगे की प्रक्रिया होता रहेगी, भारत तक लेकर जाएगा। तो मैं आपको पृथ्वीराज चौहान के 12 बेटों में से कितने बेटों का नाम लिखेंगे, 4। पहला कौन है भीम, दूसरा पूर्णमल, तीसरा सांगा, चौथा सांगा ने किसने बसाया, सांगा ने जयपुर में है ना। तो उसके बाद पूर्णमल की मां कौन थी, बाला भाई, बेटे का नाम सूजा, और बाला भाई के कहने पर राजा से बनाया पूर्णमल को। लेकिन असली तारका कौन था, भीम सिंह, और इसके कितने बेटे, 2 रतन सिंह और आस्कर। और युद्ध हुआ कौन सा, जिसमें पूर्णमल को हार का सामना करना पड़ा, मारा गया, और भीम की क्या हुई जी, जिसके बाद में आपसे कहूं राजा भीम मारा गया, अकस्मात इसकी मृत्यु होने के बाद राजा कौन होगा, कौन होगा, रतन सिंह। युद्ध में कैसे करेगा, बराबर।
समझ गया? अब अपन भीम सिंह की वजह से सीधे रतन सिंह को लेना तो दिक्कत थोड़ी है। भीम सिंह में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, बस हमने को युद्ध करवाना था, पूर्णमल को मरवा वो मरवा दिया। अब बात है पूर्णमल तो मर गया, उसका बेटा तो जिंदा रह गया। सूजा सूजा का उद्देश्य पिता का अधिकार, मेरा अधिकार, आमिर की गति, हमले करेंगे। और ये कले फूटती है, गुस्सा फूटता है, आगे फूट के बाहर निकालना। चलेंगे अब यहां से अपन राजा पढ़ेंगे रतन सिंह। रतन सिंह अपने पिता के अचानक मृत्यु के बाद के कारण गति पर बैठा। आज करण छोटा भाई था और उसने एक्सेप्ट किया अपने भाई को कि मैं गति का असली हुई है, कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन बारमल नाम का एक रोग भाई जहर था जो दोनों भाइयों के बीच में आ गया और वो जहर पूरे राजस्थान को घुस गया, पूरे राजस्थान में घुस गया। और वो बारमल, इसलिए ये बारमल पढ़ाने में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी फील करता था। आगे के बारमल ने कुछ देने बंद कर दिया, कोई काम का नहीं है। चले आगे देखिए आगे। अब राजा बनेंगे रतन सिंह को। रतन सिंह के 3 पॉइंट बनाने वाले। पहला, पिता भीम सिंह की अकस्मात मृत्यु के कारण, मृत्यु के कारण राजा बने। पिता की अचानक मृत्यु हो गई, तब गति पर उन्होंने राज्याभिषेक करवाया। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? छोटा भाई आस्करण। लेकिन ये ध्यान रखना, इसके काल में दिल्ली का सुल्तान बन चुका था शेरशाह सूरी, जिसका रियल नाम था फरीद खान, जिसने तलवार के बाहर से शेर को मार दिया। तो बिहार का राजा बाहर कलवानी उसे शेर खान दे देता है और उसने फूलों के राजा बाबर के बेटे हुमायूं को पूरी तरह से युद्ध में परास्त किया और शाह की उपाधि धारण करके 10 राजा सूरी, तो शेरशाह सूरी पूरा नाम हो जाता है। तो दिल्ली पर आक्रमण, दिल्ली का सुल्तान था, उसने पत्र लिखा कि जो मेरे अधीन से निकलेगा मैं आक्रमण करूंगा सियासत पर। रतन सिंह ने पत्र भिजवा दिया कि मैं पहले से अधीन हुआ। तो अधीनता स्वीकार किसने? शेरशाह सूरी के। अधीनता स्वीकार की शेरशाह सूरी। 3 क्वेश्चन कराने के लिए किसने लिया? पंचम सिंह किसने लिया? ठीक है, फिर मैं आपसे खानवा किसने लिया? पहला किसने? अपना तीसरा क्वेश्चन पूछो शेरशाह सूरी के अधीनता स्वीकार किया मेरे में रतन सिंह ने। अब एक घटना हुआ, षड्यंत्र क्या हुआ? अब इसको सुनो, इसमें केवल तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी के अधीनता के राजा के द्वारा की, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो बता रहा हूं सुनेंगे सारे लोग। वो क्या था कि जो बारमल है ना, इस बारमल की नीयत गति पे, और बारमल को पता था बड़ा भाई रतन सिंह है और छोटा भाई आस्करण है, इनकी गति की अच्छी बॉन्डिंग की अच्छी को तोड़ना असंभव है। बारमल बताता कि मैं कूटनीति से काम लूं तो कूटनीति किसी भी संबंध को विच्छेद कर सकती है। तो इसने क्या किया, बारमल धीरे-धीरे आस्करण से नजदीक बढ़े और उसकी बड़ाई करने लगा। तुझमें राजाओं के गुण है, तुझमें योग्यता ज्यादा है रतन सिंह से, तू सारे गुण रखता है राजाओं के। धीरे-धीरे एक साथ कूटनीति काम नहीं करती, कूटनीति काम करती धीरे-धीरे और उससे नजदीक बढ़ने लगा, उसकी बड़ाई करने लगा। तो योग्यता रखता है, तुझे बाकी में भीम सिंह के गुण है पूरे पूरे, यानी कछुआ असली राजा तुझमें दिखता है मुझे, ऐसे करके चला लगा। क्योंकि वो एक व्यक्ति को पाल रहा था उस टाइम के लिए, एक दिन बलि का बनेगा गति मेरी होगी। लेकिन आस्करण को समझने पे चाचा है, अच्छी बात है। उसे लगा अगर किसी व्यक्ति को डेली किसी बड़ाई करते हो, उस व्यक्ति को आपकी कई बात बोलने लेकिन बड़ाई करना सबको पसंद करता है। किसी को अच्छी बात हमारे बारे में अच्छा लगता है और मैं ये तक कहता है उसका है। ये तो कारण राजा कैसे ढूंढे, उनके दरबारी बड़ी-बड़ी बातें लिखते हैं। कोई राजा युद्ध में पिटने आता से मिलते था, खतरनाक राजा था, चुपचाप पिट जाता था। ऐसी बात को ऐसे घुमा के बोलते थे कि उसकी बस उसे प्रसिद्धि मिले। और ये बताते हैं आस्करण धीरे-धीरे झांसे में ले लिया और धीरे-धीरे इसको जहर बोलने लगा। आस्करण तुझमें योग्यता जाती है, रतन सिंह में योग्यता कम है। वो तो अपनी पति की धर्म का फायदा उठा रहा, अपने बड़े होने का फायदा उठा रहा, तुझमें सारी शक्तियां, तू क्यों सम्राट नहीं बन सकता? क्यों आगे आने वाले राजा आस्करण की संतान नहीं हो सकते? रतन सिंह योग्य राजा के योग्य संतान नहीं बनेगी। तो भी भीम सिंह का पुत्र वही भीम सिंह का, लेकिन क्या करे भीम सिंह में अयोग्यता है, तुझमें योग्यता है। और मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं, मेरी पूरी आगे की जनता योग्य राजा देखना चाहती है आस्करण नाम से, और उसकी आने वाली पीढ़ियों को ही राजा देखना चाहती है योग्य बाप के योग्य बेटे होते हैं। तो मैं चाहता हूं तू राजा बने। आस्करण धीरे-धीरे लालच पड़ गया। अब धीरे-धीरे अपने बात में बात होगा, धीरे-धीरे उसके मन में तो आ ही जाएगा। उसके मन में बात बेटी के बारे में से पूछ ले क्या, अगर मुझे आपको लगता है काबिलियत है तो राजा कैसे बनाया? ये बताओ, ये छोड़ो काबिलियत, 2 महीने हो गए सुनते-सुनते। अब ये बताओ कि स्टेप क्या है, राजा कैसे बनाया काबिलियत? तो उसने कहा कि रतन सिंह जो बन नहीं सकते, क्या इंतजाम किया जाए? ऐसी विधिला कि इसको मार भी दिया जाए और पता भी चले किसी को किसने मारा, कोई मर भी जाए, कोई ऐसा जहर लेगा जिससे इसका भेद ना मरेगा। आस्करण कहता है मेरी बहुत दूर तक राजा का बेटा हूं, मैं प्लानिंग कर सकता हूं, आसानी से कर सकता हूं। और आस्करण ने बारमल के कहने पर जहर दिया। अब मरेगा कौन? आस्करण या रतन सिंह? जहर दिया उसे, इसकी मृत्यु हुई। अब राजा कौन बनने वाला है और इसको किसका सपोर्ट है? लेकिन बारमल की तो कूटनीति थी, जैसे ही मरा और राजा राज्य से के लिए तैयारी होने लगी, आस्करण बड़ा खुश था कि राजा बनूंगा। जैसे वो प्लानिंग करता, दूसरे दिन शाम को बारमल पूरे आमेर में ढिंढोरा पिटवा देता है, राजा की हुई है हत्या और वो की उसके छोटे भाई आस्करण ने। हत्यारे को राजा नहीं बनने देंगे, उसमें अपराध है। आप जांच करोगे तो मैं सच्चा सबूत करवाऊं, मैं सारी चीजें बता सकता हूं किसने क्यों मारा। तो लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति को राजा के हत्यारे को राजा नहीं बनेंगे, मैं स्वीकार नहीं करता, ना ही आमेर की जनता स्वीकार करेंगे। और नेगेटिव ये कूटनीति, बड़े भाई को मरवा दिया, छोटे भाई को उल्टो की गिरा दिया, गद्दी खाली। तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? वो कहता है अगर आप सही समझो तो मैं इस गद्दी पर बैठना चाहता हूं। जनता कहती है ऑप्शन बैठ जाइए, बैठ गया। आस्करण को पता चला सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? आस्करण कहता है अभी तो जा रहा हूं, क्योंकि जितना मैं रहूंगा जिंदगी छोड़िए, अभी तो जाओ, लेकिन झारखंड में लौट के आऊं और जिस दिन आऊंगा उस दिन बारमल पूरे वंश को पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। मैं भी जा रहा हूं, लेकिन जा रहा हूं इसलिए कि मैं लौट के आऊंगा। और धमकी देके जाता है। और आप एक चीज और देखो, या एक और समस्या बची मेरे से, मेरे बाप का हाथ छीना गया है तो मैं भी आऊंगा। अब बारमल राजा जैसे तैसे करके बंद हो गया, लेकिन ड्रैकुलस तो पीछे पड़े हुए सूझा हुए आस्करण। और ऊपर से इस स्थिति का फायदा उठाकर आमेर जीता गया था मीना से गुजरों से, आमेर से जीता गया क्षेत्र और वो मौके का फायदा उठा रहे थे, हमारी कोई प्रतिष्ठा वापस मिले। और जब उन्हें पता चला कि आपस में लड़ रहे राजा, तो इस का फायदा लूटपाट करो, हम वापस से ये क्षेत्र प्राप्त करेंगे। तो 2 समस्या बारमल के राजा बनते ड्रैकुलस की, एक मीना गुजरों की लूटपाट की। और अकेला बारमल कहां जाए, ना भतीजों को संभाल रहा है ना लूटपाट को, बस वही कहता कैसे बचूंगा मैं, कैसे बचेगा मेरा राज्य, मेरा साम्राज्य। और मसीहा बन, इसको मसीहा माना गया कुछ द्वारा, या कोई मसीहा बन गया इसके लिए, उसकी सारी मदद के सारे विरोध कर दिया। ये प्रक्रिया बनती है। तो षड्यंत्र किस तरह बारमल का, और बारमल का षड्यंत्र था तो बताते हैं कि ये कोई गद्दी स्वीकार करता है केवल मजबूरी में, और बताते हैं लेकिन राजा भैया इसकी आदत। आप देखो कि जियो फॉर्मेट चलता है, जियो ने पहले दिया और आदत डाली और फिर तुम्हारी मजबूरी बन गया। अब तुम्हारी मजबूरी आपको रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ये मोरल अंग्रेजों का, इसलिए कराया जियो और इसलिए कराया था अकबर भी पड़ता। सुलह को लिखी थी पहले प्यार से प्रत्याश से, पहले संधि का प्रस्ताव नहीं माने तो सेना लड़ाई कर दो। हमारे पास जवाब देने के लिए आपने सुनी नहीं हमारी, हमने तो संधि का प्रस्ताव भेजा था, संधि का प्रस्ताव आपने नहीं सुनी, चढ़ाई कर दी। ये तो इस नीति को कहते हैं, सुलह को लिखी थी। अनपढ़ राजा था, अनपढ़ राजा जिसने पूरा भारत तोड़ दिया और राजा उसके सामने घुटने टेकता था, बस बिहार को छोड़ दे। तो ये प्रक्रिया अपनी चलती है। तो षड्यंत्र किसका होगा? बारमल का। उसमें लाइन बनाएंगे पूरी, हम लौटेंगे, लेकिन अभी लौटेंगे तो कोई नहीं लौटेंगे। ये कौन गया था? आस्करण। कौन गया था? आस्करण। तो षड्यंत्र देखो, बारमल के कहने पर आस्करण ने रतन सिंह को जहर दे दिया, रतन सिंह को जहर दे दिया और बारमल ने मौके का फायदा उठाकर आस्करण से गद्दी चली, आस्करण से गद्दी चली। चलिए आ जाइए, बड़ी खतरनाक बात मैं आपको बताने वाला हूं। बारमल राजा बना, बारमल जब राजा बना, पहला स्टेटमेंट बारमल राजा बना, बारमल के समकालीन बादशाह
बारहवीं के समकालीन बादशाह था अकबर की मैं ये कहूं तो अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605 तक। तो आप टाइमिंग मैच कर ले दोनों की, ये समकालीन नहीं रहे। तो 1556 से ज्यादा 1556 से 47 तक था। इसके राजा बनने के दौरान, शासक बनने के दौरान समस्या जब राजा बना तो इस दौरान इसकी समस्याएं बताएगी। एक तो गृह क्लेश, सूजा और आस्करण का विद्रोह, और दूसरा था मीणा गुजरों का उत्पाद। यानी उन्होंने बहुत ज्यादा लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। बारमल के बारे में बात करें तो बारमल से रिलेटेड 2 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंटों के बाद समस्या ये थी, ये बारमल के मान लो। बारमल के 2 चीजें, एक सूजा और एक आस्करण। इसको सुनो एक बार, इन दोनों को सूजा क्यों लड़ रहा है? सूजा क्या मानता है कि असली मेरा पिता था, लेकिन 2 केसों से हरकत चली गई। और आस्करण क्यों लड़ रहा है? क्योंकि बारमल ने धोखा देकर भाई को मरवाया और लास्ट में मौका पर धोखा यानी लास्ट टाइम में बदल गया। अब सूजा तो गया सीधे के सीधे मदद मांगने मेवात का राजा था सरफुद्दीन के पास, और जब मदद मांगी मुझे हेल्प चाहिए और मुझे बारमल से बदला लेना। सरफुद्दीन इसके कहने पर पूरी फौज लेकर आ गया, जिसके कारण बारमल को भागना पड़ा पहाड़ी में। ये पहाड़ी में भाग गया था इसके डर से, बाकी बाद में थोड़ा पैसा देकर बनाया गया, कुछ दिन के लिए रुका गया, संधि करके कुछ दिन के लिए रुका गया कि हम जल्दी सूजा का सॉल्यूशन कर देंगे। तो सरफुद्दीन से मदद मांगने को गया सूजा, आस्करण मदद मांगने गया दिल्ली, और दिल्ली में शेरशाह सूरी का बेटा था सलीम शाह के पास। और सलीम शाह रेडी हो गया, ठीक है हम आपकी ओर से बदला लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन बारमल को खबर लगी इसके आने के बाद तो भाग हो गया। अगर दिल्ली का सुल्तान आ गया तो भागने का मौका नहीं। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो बारमल क्या किया, इस सलीम शाह के दरबार में रहता था हाजी खां, और हाजी खां को पैसे भिजवा दिए और कैसे मसले को सोल्व करवाइए। तो हाजी खां पैसे मिलते हैं तुरंत सलीम शाह का माइंड पोस्ट कर देता है, उसे कहता है युद्ध के ऊपर त्योहार का सोल्यूशन करवा देते, ये भी आपका गुलाम हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अब एक काम कीजिए, आस्करण को नरवर की जगह दे दीजिए, नरवर का राज्य दे दीजिए। तो बारमल कह रहा मेरे नरवर की जगह में इसको दे दूंगा, नरवर की जगह। तो नरवर जगह एमपी में नरवर राज्य दे दिया, और नरवर राज्य देकर बारमल कैसे कूटनीति से इसका विद्रोह रोका। लेकिन बार-बार केवल करने की योजना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये योजना बनाते रहते थे, और तब इस समस्या से निजात पाने के लिए ये बताते हैं इसको सरल लिंक किसकी अकबर की। अब अकबर के बारे में बात करें, प्रोसेस की दोबारा मुलाकात हुई 1556 में। 1556 की मुलाकात हुई मजनू खान से, इसलिए कभी मजनू खान, लेकिन ऐसे मुलाकात थी, जरूरत तो थी बारमल को, समस्या तो थी। और 1562 में बताया जाता है इसकी मुलाकात करवाई थी हाजी खान, इसलिए कभी और हाजी खान के भाई ये परमानेंट हो गया। जब अकबर आगरा से जा रहे थे अजमेर, आगरा से जा रहे थे, उस दौरान बताते हैं कि मुलाकात हुई और दिन स्वीकार किसके द्वारा की गई थी? 6 फरवरी 1562 को दिन स्वीकार की गई थी बारमल के द्वारा। तो पहला राजस्थान का ऐसा राजा जिसने मुगलों की दिन स्वीकार की या मुगल राजपूत संबंध स्थापित किया, वो कौन था? बारमल। तो ये ग्रेट में आपसे कह सकता हूं कि सूजा मदद मांगने किसी गया सरफुद्दीन से, और आस्करण मदद मांगने किसी गया। तो अकबर से इसकी मुलाकात कितनी बार हुई? 2 बार। 1556 किसी गया मजनू खान ने, और 1562 किसी गया हाजी खान। ये चीजें बड़ी आगे बढ़नी है, तो यहां घटनाक्रम देखो। बिल्कुल सत्ता चेंज होने के बाद कोई दरबार बनने लगे। घटनाक्रम इसमें कोई बार हां लिखो घटनाक्रम लिखेंगे। सूजा ने मदद मांगी, सूजा ने मदद मांगी मेवात के सरफुद्दीन से, जो सेना लेकर आमिर आया। बारमल को भागना पड़ा, क्या वापस बोलना है? मेवात सूजा ने मदद मांगी मेवात के सरफुद्दीन से, तो सेना लेकर आ गया। बारमल को भागना पड़ा, जबकि आस्करण मदद लेने गया दिल्ली सुल्तान सलीम शाह से। लेकिन बारमल ने उसके सहयोगी हाजी खां को पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया, बारमल ने पैसे देकर हाजी खां को अपनी ओर मिला लिया, और आस्करण को नरवर राज्य दे दिया गया। नरवर पीछे पीछे क्या हुआ? आवाज बीच में से एक बोला अपनी ओर मिला दिया, मुझे नहीं पता, मैं तो बनाता हूँ सीधे लाइन मिला लिया। कहां से? हाँ पैसे देकर अपनी ओर मिला लिया, और आस्करण को नरवर राज्य दिया गया। अब ये 2 स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। इसने दिन स्वीकार, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, दिन स्वीकार कर लिया अकबर की, मुगल बादशाह अकबर की, इसने मुगल बादशाह अकबर के दिन स्वीकार कर लिया। अब बात आती है इनकी मुलाकात करवाई हाजी खान ने 20 जनवरी 1562 को सांगानेर में। ये जगह आप जानते हो कि मुलाकात कहां करवाई गई थी? सांगानेर में। आप बता सकते हो सांगानेर किसने बसाया? सांगा कौन था? पृथ्वीराज का बड़ा बेटा। तो ये मुलाकात, ये डेट आजकल आप जान रहे, पहले डेट नहीं ज्यादा फोकस करते, लेकिन आजकल डेट को फोकस करने लगे। ये पहली बार मुलाकात हुई, और जब अकबर से इसने अपने सामने सारा का सारा मैटर रखा, मैं समस्या कर सकूं। अकबर के पास राजपूताना में प्रवेश का कोई माध्यम नहीं था राजस्थान में, और अकबर की एक ही फरमाइश, राजस्थान के राजाओं की वीरता से प्रेस था, उसे राजस्थान प्रवेश चाहिए था किसी तरीके से। और ये अच्छा मौका था कि अगर बारमल की मदद की जाए तो राजपूताना में भेंट हो जाएगी, और धीरे-धीरे राजस्थान को कब्जे में ले सकता। तो ये पहली मुलाकात 20 जनवरी 1562 में की। बारमल ने सारी समस्या समेत अपनी लाइन बोली। अकबर ने कहा मैं वचन देता हूं, मैं आपको सारी समस्या से निजात दिलाऊंगा, लेकिन आपको मेरी बात मानना होगा, और आपकी मदद करूंगा। पहले मैं जा रहा हूं, मेरी आपका अजमेर से लूटूंगा ना, आपकी पूरी मदद करूंगा, आपको सारी चीजों से निजात दिलाऊंगा। तो अजमेर चला गया। लेकिन मैं आपसे कहूं, अकबर और बारमल की प्रथम मुलाकात करवाई 1556 में मजनू खान ने। 1556 में मजनू खान ने। पहले अकबर कहां जाएगा? अजमेर से लौटेगा, तब
तब तक करेगा और वो वेट कर रहा था लौटने का, जब बारह से भी पहले तैयार था कि वो आए, उससे पहले हम पूरे बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत करेंगे। और पहले पहले संभल संभल में पहले पहुंचे अपने बेटे और अपने मानसिक को लेकर, अपनी बेटी हरका भाई को लेकर कि पक्का स्वागत करेंगे, मुगल बादशाह का होने वाली मदद का वचन दिया, हम उनको निराश नहीं करेंगे। तो बैंड बाजे लेकर डीजे लेकर पहुंचे और जैसे ही अकबर की बाला डाली डीजे डांस करते हुए स्वागत करते हुए पूरे बसाते हुए बड़ा स्वागत किया मुगल बादशाह का। और लास्ट में आकर संभल में 6 फरवरी 1562 हरका भाई का हाथ पर हाथ दे दिया, आज से आपको सौंपी जाती है, इससे आपको शादी करनी है। तो शादी करने के पहला मुगल राजपूत था और पहला ऐसा राजस्थान का जिसने रोटी बेटी का स्वतंत्र मुगलों से किया, जिनसे हम युद्ध का एक ही मतलब था कि दुश्मनी का केवल हमें भगाना चाहते थे। तुर्की थे, तुर्की जाति की भाषा से फारसी ये बादशाह का हमारे राजा कहलाते थे, उन्हें भगाने का जो हमारा उद्देश्य था वो इस व्यक्ति ने नीचे कर दिया और पहली बार रोटी बेटी का सौदा कर दिया और बन गया जयपुर वालों का पुपा। जयपुर वालों का पुपा हरका भाई खुद ही पुपा और जयपुर वालों का सेकंड पुपा जाएंगे, आप बेटे दोनों पुपा बनेंगे। अब देखो तो हम बात करें तो मैं आपसे एक समकालीन बादशाह को अकबर शासक बनने के दौरान कितनी समस्या थी तो कहने के लिए 100 महीने गुजरने के बाद और मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात 20 जनवरी 1562 में करवाई थी सामने जयपुर में। और अकबर बारह की पहली मुलाकात 1556 को कौन करवाया बजुका। ये स्टेटमेंट है, अब सीधी शादी करवा दी वैवाहिक संबंध, जैसे मुगल राजपूत वैवाहिक संबंध पहला राजस्थान का हुआ था बारमल की बेटी हरका भाई, जिसको बीकानेर अभिलेख में कहा जाता है योद्धा भाई, नाम दिया जाता है बीकानेर अभिलेख में उसको कहते हैं योद्धा भाई। बन गया, चलेगा चलेगा बना लो बकवाल देगा मरी मुझमानी की बात, जिसके संतान होती है उसे मरी मुझमानी की बात देते थे, जैसे कि मां की मां को मरी मुझमानी का गया हो गया। चले भाई अब इसके बाद हमारी बात आएगी। अच्छा बताओ अकबर और बारमल की मुलाकात कितनी बार हुई? 2 बार, पहले किसने भाई कब भाई और दूसरी किसने भाई वो कब भाई याद रहेगा। मुलाकात कहां हुई थी? सांगानेर में, लेकिन शादी की टाइमिंग जगह चेंज कर देंगे। तो प्रथम मुगल राजपूत विवाह राजस्थान का पहला मुगल राजपूत विवाह, राजस्थान का पहला मुगल राजपूत विवाह अकबर और हरका भाई इन दोनों की शादी हुई। ये कब हुई तो 6 फरवरी 1562 को शामर में हुई। इनसे पुत्र हुआ, दोनों से पुत्र हुआ। जो पुत्र हुआ वो तस्लीम, जिसकी प्रसिद्ध प्रेम कथा नाम थी। अगले मैं अपनी बेसिक को अंतिम क्षणों में देख पाता तो कयामत की तरफ अपने अल्लाह को भी धन्यवाद देता, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसको अंतिम क्षणों में नहीं देख पाया। वो कब्र लाहौर में नूर जहां अनागली उसमें लिखी हुई लाइनें, हां बिल्कुल, लेकिन छोड़ के नहीं गई थी, इसे छुड़वाया गया था, दीवार छुड़वा दिया था। अच्छी बात देखो अकबर ने हरका भाई को उपाधि दी मरियम मुझमानी। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखोगे यहाँ, और वो क्या रखोगे कि बीकानेर अभिलेख का कार में हरका भाई को योद्धा भाई लिखा गया, योद्धा भाई का। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, राजस्थान का ऐसा राजा जिसने पहली बार मुगलों की अधीनता स्वीकार की? बारमल, राजस्थान का पहला मुगल राजपूत विवाह हरका भाई और अकबर। लेकिन मैं आपसे यहाँ चेंज कर दूं, अंतिम मुगल राजपूत विवाह बताओ, सुन लो जब नहीं बताया तो। अंतिम मुगल राजपूत विवाह और अंतिम मुगल राजपूत विवाह था इंदिरा कबरी और फर्रुख सिंह का, याजी सिंह की बेटी थी और मुगल बादशाह फर्रुख सिंह को कहते हैं बकाया बादशाह। इसके पीछे पीठ पर आत्मघाती फोड़ा हो गया था और वो फोड़ा ऐसा दिन बढ़ता जा रहा था तो उल्टा सोया करता था, फोड़ा हो गया दिन बढ़ता जा रहा है तो उल्टा सोया करता था। आप तो क्या कहते हैं और जयपुर की भाषा में मुदा नहीं मुदा तो उल्टा सोया करता था। इसने अपने गेट पे 2 बॉडीगार्ड तैनात करके बोर्ड मिल गया यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं, बादशाह तो चाहेगा खिड़की में से मिलेगा, क्योंकि उसे पता था कि ऐसी स्थिति में मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा, इसलिए मैं नहीं मिलूंगा। अगर मुझे खिड़की में मिलूंगा तो किसी बंदा आने की अनुमति नहीं है, एक सेवक अंदर रहता तो बादशाह रहता था। सबसे बड़ी बात आगे बढ़ा है, सारे डॉक्टर बुला लिए, किसी डॉक्टर को इलाज नहीं हुआ, तब ब्रिटेन से डॉक्टर हैमिल्टन शिष्टमंडल आया और शिष्टमंडल आया तो शिष्टमंडल में डॉक्टर हैमिल्टन पहुंचे, बादशाह के पास मिला, ब्रिटेन में नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिला, हमें मिला दूर से मिल जाएंगे, बेटे 2 दिन रिक्वेस्ट की नहीं मिल गया, दूसरे बताया बादशाह कोई ब्रिटेन से आके डॉक्टर हूं मैं किसी भी बीमारी का इलाज करता बस मिला है तो डॉक्टर भेज दिया, ब्रिटेन से आया भेज दिया गया, पूरे को देखा हैमिल्टन 2 मिनट में मैं सही कर दूंगा। और उसके कहता है डॉक्टर आए किसी ने नहीं कर, तू सही कर देगा, लेकिन मुझे बदले में क्या दोगे, तो सही कर जो मांगेगा वो दे दूंगा, ठीक है, पूरा सही कर जो मांगेगा वो देंगे, ठीक है, पूरा सही कर दिया, 7 दिन में पूरा खत्म और सीधा सोने लगे। मांगे क्या मांगता है, डॉक्टर कहता है बंगाल बिहार कर दिए, जितना कमाना चाहते हो उतना कमाओ कर लेंगे। तो वो चीज अंग्रेजों के लिए रामबाण से हुई, वही बड़े राजा थे, उसके बाद में हम कंट्रोल कर नहीं पाए। तो अंतिम मुगल राजपूत विवाह इंदिरा कबरी फर्रुख सिंह का, पहला मुगल राजपूत विवाह अकबर और हरका भाई का, अंतिम अजीत सिंह की बेटी मारवाड़ी राजा की नौकरी, इन फर्रुख सिंह मारा गया तो वापस आके शुद्धि कर दिया गया, वापस से दोबारा किसी राजपूत व्यक्ति से शादी की थी। और अब यह स्वीकार कर लिए तो बारमल को दी गई उपाधि, अकबर ने बारमल को उपाधि दी अमीर उल उमरा और राजा की, अरे दोनों उपाधियां अकबर ने दी, यानी बोले कह सकते हैं बारमल से सोकर अकबर ने बारमल को उपाधि दी अमीर उल उमरा और राजा की, कितनी उपाधि दी तो। और बताते हैं अब अकबर ने कहा कि बारमल मैं इतने से कुछ नहीं हूं कि मेरे दी के बड़े राजा रहे, मैं चाहता हूं राजपूत मेरे दिन में, तो क्या किया जाए, बारमल ने कहा दरबार लगाइए और साथ नोटिस निकालिए, दरबार में आकर जो फैसले निकल करवाएगा उसे कोई नहीं माना जाएगा, उसके लिए मुगल दरबार में जाकर मदद के लिए खुलेंगे। तो नागौर दरबार का आयोजन कीजिए, उद्देश्य राजपूत को स्वीकार करनी है, उपस्थित कोई युद्ध नहीं कुछ नहीं, सीधे आइए इस्लाम पर साइन कीजिए, उसके बाद आपको कहते हैं अकबर मुगल सत्ता से कोई खतरा नहीं रहेगा। तो इसके द्वारा एक आयोजन करवाया नागौर दरबार का, इसने आयोजन करवाया नागौर दरबार का। नागौर दरबार का इंपोर्टेंट है 1570 में। ये योजना किसकी थी? बारमल की, और करने वाला कौन था? अकबर। अकबर ने इसको आयोजित किया और बताते हैं इसका उद्देश्य राजपूतों को अधीन करना। ये आयोजन करता है अकबर और ये सुकुर तालाब के किनारे सेकंड गिराया हुआ है, सुकुर तालाब के किनारे। और सुकुर तालाब के किनारे इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सुकुर तालाब का निर्माण अकाल कारों के लिए नागौर में करवाया गया था, तो उस सुकुर तालाब के किनारे नागौर दरबार लगा। उद्देश्य दरबार का
राजपूत राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना, अपने अंडर लेना। और जिसमें रायपाटी जैसलमेर का, बीकानेर का कल्याणमल, जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह, मारवाड़ का राजा चंद्रसेन, सारे लोग आए लेकिन सबने अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ी चंद्रसेन ने बिना अधीनता स्वीकार किए इस सभा का त्याग कर दिया, नहीं करेंगे। मैं राव मालदेव का बेटा हूं, इसलिए लोग राजा कहते हैं। प्रसिद्ध राजा बावन युद्ध का विजेता है, 58 करोड़ मालिक है, बस उस मालदेव का बेटा हूं, स्वाभिमान नहीं झुकेगा। और इसलिए उसने क्या कर दिया, सभा का बिना अधीनता स्वीकार किए। लोग क्या जो मान लगा बड़ा पूरी सेना उसके पीछे पीछे थी। वो आगे आगे सेना पीछे पीछे, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक गांव से दूसरे गांव, वो जाता रहा, मुगल सेना पीछे आती रही, इसलिए उसको कहते हैं बुला राजा, कोई लौट कर नहीं आया। इसके कारण ये बताते हैं राव चंद्रसेन को इतने सम्मान से पढ़ते हैं कि गांव जंगल जंगल भटका लेकर कोई सामने घुटने नहीं टेके, अपने स्वाभिमान को लेकर जो स्वतंत्र रहने वाला राजा था वो था राव चंद्रसेन। ठीक है, अब इसमें दो तीन लाइन आप जोड़ दीजिए। ये एरो ना, एक एरो लगाएंगे उद्देश्य, ना वो तीसरा स्टेप आएंगे उद्देश्य, नहीं नीचे ये तो इसको बता के एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। चलो यहां से क्या उद्देश्य, राजपूत राजा को अधीन करना। राजपूत राजाओं को अधीन करना, जिसमें जैसलमेर का रायपाटी, बीकानेर का कल्याणमल, मारवाड़ का मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो नागौर दरबार कब आयोजित हुआ? 1570 में किसने किया था? अकबर ने किसके सहयोग से? किस तालाब के किनारे? उद्देश्य क्या है? पहला मुगल राजपूत विभाग कौन सा है? पहला राजस्थान का राजा जिसने मुगल की अधीनता स्वीकार की, कौन था भाई? हरमल। और ये कब की थी? 20 जनवरी 1562 मुलाकात कहाँ हुई? कितनी बार मुलाकात हुई से? पहले कहाँ हुई? कब हुई? किसने कहा भाई? दोबारा कब हुई? 1562 में किसने कहा दोबारा? हाजी खान, याद रहेगा क्या? तो मैं आपसे ये कहूं कि पहला मुगल राजपूत विभाग जोधा का, सो ये अकबर का कब का है? तो अंतिम मुगल राजपूत विभाग किसका है? इंदिरा का विभाग सुरक्षा का। तो नागौर दरबार कब है? अच्छा किसके कहने पे लगाया? हरमल। और मैं आपको किसके कहने है? उद्देश्य क्या? राजपूत राजाओं को अधीन करना। इसके नीचे नोट लगाओ, मैं बता देता हूं किसने अधीनता स्वीकार की, मार्क लीजिए, नोट लगा लीजिए। चले क्या करेगा देखा? ए लोग इधर देख, अच्छा नोट लगा दे, नोट लिख लो पर ब्रेक यानी तोड़ दो, जो लिख तोड़ दो। नोट लिखना नागौर दरबार में भाग लेकर, नागौर दरबार में भाग लेकर अधीनता स्वीकार की। जैसलमेर का रायपाटी, जैसलमेर का रायपाटी, जैसलमेर का रायपाटी, बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल, जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह, जोधपुर का मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर का कल्याणमल। मोटा राजा मोटा भाई, बड़ा भाई को कहते हैं, ये कौन देती बात? मोटा राजा उदय सिंह, नाम उदय सिंह था। ठीक है, अब ये टाइम हो रहा है 5:40, 50 मिनट क्या हो गए? 50 मिनट ना, 50 में स्टार्ट करो। आज सवाई जैसे ही खत्म करवाना है, नहीं 5:50